नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर आईआईटीएन पे आपका स्वागत है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी जेई एडवांस 2020 के लिए महामैराथन रिवीजन क्लासेस चल रही है ये, और आप लोगों को मालूम है कि हमने ऑलरेडी 3 टॉपिक कवर कर दिए हैं। वो कौन से 3 टॉपिक हैं? तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और स्ट्रेट लाइन। आज हम लोग सर्किल पढ़ेंगे। और दोस्तों इसमें क्या करेंगे मैं पहले ही बता देता हूँ। कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप लोग बार बार भूल जाते हो। हम जो जेई मेन में सर्किल की रिवीजन क्लासेज लिए थे, महा रिवीजन क्लासेस, सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, वेक्टर एंड 3D, उन सब की थ्योरी जो पार्ट है, थ्योरी पार्ट मतलब उसमें क्वेश्चंस भी हैं जेई मेन लेवल के। लेकिन मैं चाहूँगा कि वो जो थ्योरी पार्ट है ना, उस पार्ट को आप ज़रूर देख लें, है ना। हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे उसको पब्लिश कर रखा है। तो वो थ्योरी के लिए जिन बच्चों को लगता है कि सर्किल की हमें थ्योरी जानने की ज़रूरत है, अब आप ही सोचो, मैंने जेई मेन के लिए रिवीजन कराया, अब एडवांस के लिए अब आज देखा जाए तो 10 दिन और बचे हैं, 10 से 12 दिन। अगर मैं फिर से थ्योरी बताने लगूँ तो कहोगे कि यार ये थ्योरी पढ़ा पढ़ा के तो पका दिए, है ना, आप खुद बोर हो जाओगे। तो मैं चाहूँगा कि मैं अब क्या करूँगा, मैं अभी सारी चीज़ें एक बार रिकॉल करा दूँगा, है ना। सबसे पहले तो टॉपिक का नाम लिख लेते हैं ताकि हमें लगे कि हाँ भाई यही टॉपिक पढ़ना है, सर्किल। अब इसमें तो यही रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों को लगता है कि थ्योरी नहीं हमें चाहिए, हमें थ्योरी चाहिए, क्योंकि कई तो थ्योरी पढ़ के ही मुंड आ जाते हैं एकदम, तो थ्योरी बच्चों आप उसको ज़रूर देख लीजिए। सर्किल की जो क्लास है ना, उसमें 1-2 चीज़ें इधर उधर बोले हैं तो वो माइंड मत करना कि मतलब हमने वो दूसरे चैनल के लिए बनाया था वीडियो, तो उसके लिए आप ये ध्यान रखिएगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। अब इधर उधर भटकोगे, उससे अच्छा हमने अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और दूसरी चीज़ ये कि जो हमारे चैनल पे स्टूडेंट नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर करें। देखिए हमने 3 टॉपिक कवर कर दिया है। जो अदर टॉपिक्स हैं, मतलब अगर एडवांस के लिए हम 25 टॉपिक टारगेट किए हैं, तो उसमें अदर जो टॉपिक्स हैं जिसमें हम मेनली कोऑर्डिनेट, देखा जाए वेक्टर, 3D, कैलकुलस, अलजेब्रा, ट्रिगो, ये सब कवर कराएंगे। ट्रिगो के ऑलरेडी 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ट्रिगो की एक क्लास और होगी जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और इक्वेशन के 20 से 25 क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो अब हम दोस्तों क्या करेंगे कि 20 से 25 जो इंपॉर्टेंट हॉट टाइप के क्वेश्चन है ना, एकदम जस्ट हॉट वाले, उसको हम लोग करेंगे। जो मतलब आप देखिएगा वो जो 20 से 25 क्वेश्चन होंगे उसमें से जेई एडवांस में अगर आपने ये सीरियसली किया है तो आप वो क्वेश्चन ज़रूर क्रैक कर लोगे। तो हम यही करेंगे अब हर टॉपिक का। जैसे अगला पैराबोला है तो उसमें 20 से 25, अब 20 से 25 में नंबर 20 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, वो माइंड करने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से इलिप्स, हाइपरबोला, वेक्टर, 3D, कैलकुलस सेक्शन, फिर प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर, इस तरह के जो भी टॉपिक हैं हम वही करेंगे। और वो हो सकता है ईजिली। ऑब्जेक्टिव पैटर्न, कुछ सब्जेक्टिव पैटर्न के क्वेश्चन रहेंगे इंटीजर टाइप के, तो वो हो सकता है ना। 4 ऑप्शन दे दें, ऑप्शन ना दें तो वो सब्जेक्टिव हो जाएगा। तो ये हम लोगों को करना है। तो सब स्टार्ट करते हैं, है ना। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर भी लिया होगा और ये क्लास को आप लोग लास्ट तक देखिए। कई होते हैं कि जो अभी देखेंगे और बीच में गायब हो जाएंगे। अरे यार यही तो हम आप लोगों को समझाते हैं, है ना। कई स्टूडेंट हैं, मैं देख रहा हूँ एडवांस छोड़ के जेई 2021 के लिए प्रिपेयर करने लगे हैं। उस दिन भी उस रायता मचाएंगे, अगले साल कहेंगे कि अब जेई 2022 के लिए हम प्रिपेयर करेंगे। अरे भैया 21, 22, 23 तो चलता ही रहेगा लाइफ में। जो है हमारे सामने पहले उसको क्रैक करें। जब तक वो एग्ज़ाम नहीं होता है हम क्यों अगला एग्ज़ाम के बारे में सोचें, हम उस पर फोकस करेंगे। हमारा ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो देखो दोस्तों, अब मैं एक एक करके स्टार्ट करता हूँ, है ना। इसमें क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है मैं एक बार रिवाइज़ करा दूँगा हार्डली 5 मिनट में, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे क्वेश्चन करना। तो सबसे पहले होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। जैसे लाइन पे पॉइंट और स्लोप चाहिए लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए, उसी तरह से सर्किल का सेंटर और रेडियस दिया हो तो सर्किल का इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, है ना। एक एक करके छोटा छोटा सा बता ही देता हूँ। तो इसमें होता है पहला स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो ये अगर सेंटर आपका HK है या अल्फ़ा बीटा जो भी मानना हो मान लेना, और रेडियस आपका R है, तो ये होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। अब इसी में सेंटर एट ओरिजिन रहे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर होता है। फिर इसमें होता है आपका जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, जनरल इक्वेशन
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g, ये प्लस होता है दोस्तों, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। मतलब ऑप्शन हमें इस तरह के दिए रहेंगे, और ये जब दिया जाए तो इसका सेंटर क्या होता है, तो -g -f, और इसका रेडियस होता है स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा होता है इसमें कि अगर ये आपका जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी पॉजिटिव आ गया तो कहेंगे रियल सर्किल, 0 आ गया तो पॉइंट सर्किल जो कि इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए, और नेगेटिव लेस देन 0 आ गया मतलब इमेजिनरी सर्किल। फिर हम लोग इक्वेशन ऑफ सर्किल टचिंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बोथ एक्सिस करते हैं। बोथ एक्सिस में हमने ये बताया है ऑलरेडी, आप देखिएगा थ्योरी, कि जब सर्किल आपका एक क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उसका अदर पार्ट, मतलब उसका कोई भी पार्ट दूसरे क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा। फिर आता है इसमें आपका इक्वेशन ऑफ सर्किल डायमीटर फॉर्म, सिंपली लिख देते हैं हम डायमीटर फॉर्म। डायमीटर फॉर्म का मतलब अगर सर्किल के डायमीटर के इन पॉइंट्स दिए हों तो सर्किल की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि ये कोई डायमीटर है और इसके इन पॉइंट दिए हैं, तो इसका मैंने तरीका बताया था दोस्तों सेमी सर्किल वाला। सेमी सर्किल का मतलब कि अगर कोई भी पॉइंट यहाँ लें और इसको एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर से जोड़ दें तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। ये ध्यान रखना, ये यहाँ पे है पॉइंट, है ना, हमने जल्दीबाजी में ऐसे बना रखा है। तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 करेंगे तो ये आ जाता है x माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 मल्टीप्लाइड बाई y माइनस y2, y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी कनेक्ट कर लेते हैं, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है। फिर इक्वेशन ऑफ सर्किल इन पैरामीट्रिक फॉर्म होता है। इसी में अगर पैरामीट्रिक फॉर्म लिखना हो तो x h प्लस आर कॉस थीटा और y इक्वल टू k प्लस आर साइन थीटा, जहाँ पे थीटा आपका पैरामीटर है जिसको पैरामीट्रिक एंगल कहते हैं, और ये 0 से 2 पाई होता है, 2 पाई पे ओपन इंटरवल। फिर हम लोग पढ़ते हैं कि एक पॉइंट दिया है और एक सर्किल दिया है, तो पॉइंट सर्किल के बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, और सरकमफरेंस पे भी हो सकता है। तो सर्किल की इक्वेशन को हम लोग ये जो लिखा है ना, इसको s लिखते हैं, s इक्वल टू 0। एक टर्म होता है इसमें s1 t स्क्वायर, तो लिखिए अगला पॉइंट। और पेशेंस रखिएगा बेटा, जल्दी मत करिएगा, है ना। अब यही कहानी बताएंगे तो फिर आपको गड़बड़ लगेगा। तो इसमें हमने आपको ये बता रखा है कि जैसे s लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, इसको कहते हैं s। एक पॉइंट अगर P है x1 y1 तो s1 होता है आपका x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, ये एक वैल्यू होती है। और एक t होता है जिसमें हमने बताया था कि x स्क्वायर को xx1, y स्क्वायर को yy1, x को x प्लस x1 बाई 2, y को y प्लस y1 बाई 2, तो वो 2 कैंसिल हो जाएगा, y प्लस y1, और एक c लिखते हैं, ठीक है। तो पॉइंट अगर यहाँ है तो s1 लेस देन 0 हो जाता है, सरकमफरेंस पे है तो s1 इक्वल टू 0 हो जाता है, और अगर बाहर है तो s1 की वैल्यू पॉजिटिव आती है। फिर हम लोग पढ़ते हैं इसमें लाइन एंड सर्किल। तो लाइन की इक्वेशन अगर दी हो Lx प्लस My प्लस n इक्वल टू 0, तो इसमें 3 केस बनाते हैं, सेकेंड, टैंजेंट और नाइदर सेकेंड नॉर टैंजेंट, मतलब नाइदर कट नॉर इंटरसेक्ट। और हम लोग ये जानते हैं बेटा कि ये जो कॉर्ड है अगर, और ये सेंटर है, तो ये मिड पॉइंट है तो ये बाइसेक्ट भी हो जाता है। इसको ज्वाइन करते हैं तो ये r होता है। तो इस केस में जो d है वो लेस देन r हो जाता है। d है परपेंडिकुलर डिस्टेंस और r है रेडियस ऑफ सर्किल। इसमें d इक्वल टू r होता है और ये d ग्रेटर देन r हो जाता है। यहीं से कॉर्ड की लेंथ भी आ जाती है 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, है ना। लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बाई x एक्सिस, ये हम लोग पढ़े हैं, इस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी, वाई एक्सिस में एफ स्क्वायर माइनस सी, और जी स्क्वायर माइनस सी अगर पॉजिटिव है तो मतलब सर्किल जो है वो एक्स एक्सिस को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इक्वल टू 0 है मतलब सर्किल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, और लेस देन मतलब सर्किल एक्स एक्सिस का कम्प्लीटली अबव या बिलो है। तो ये सारी चीज़ें हैं। टैंजेंट की इक्वेशन हम लोग पढ़े हैं। टैंजेंट की इक्वेशन अगर पॉइंट पी कर्व पे लाई करता है तो t इक्वल टू 0, और ये पैराबोला
इलिप्स हाइपरबोला में भी होगा। फिर हम लोग पढ़े हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो रूट S1 होती है। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है और ये हम टेंजेंट की लेंथ निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा रूट S1 PT की वैल्यू। क्लियर। और टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन T इक्वल टू 0, पेयर ऑफ टेंजेंट्स SS1 इक्वल टू T स्क्वायर, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट T1 T2 की वैल्यू 2LR अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल RL क्यूब अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, लेंथ ऑफ टेंजेंट, पेयर ऑफ टेंजेंट्स के बीच का एंगल, डायरेक्टर सर्किल, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड विथ मिडिल पॉइंट। फिर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन में कोसाइन फार्मूला लगाते हैं। फैमिली ऑफ सर्किल्स पढ़े हैं। फैमिली ऑफ सर्किल्स के बारे में मैं एक बार बता देता हूं क्योंकि हम लोगों को भूलने की आदत है और आप भूल भी चुके होंगे, इतना मैं उम्मीद करता हूं। और एक चीज़ ध्यान रखना है, जो थ्योरी हम कवर नहीं कर रहे हैं वो ऑलरेडी हमने सर्किल वाले पार्ट में कवर कर रखा है, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस लेक्चर को आप ज़रूर देखें, है ना। अदरवाइज़ पता चलेगा कि हम इसी को कराते रह जाएंगे थ्योरी, फिर कहोगे कि सर कैलकुलस नहीं कराया आपने, कोऑर्डिनेट नहीं कराया, है ना। ठीकरा तो दूसरे के सिर पे फोड़ना है ना, मटका कहीं भी जाके फोड़ आते हैं, तो वहीं हमारी आदत है। अभी विवेक सर पे आप मटका फोड़ रहे हो, एग्ज़ाम के बाद मैं आप पे मटका फोड़ दूंगा अगर आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ तो, ध्यान रखना, है ना। तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ऐसा नहीं होगा दोस्तों, आप लोग अच्छे से करना, पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो फैमिली ऑफ सर्किल से पहले दोस्तों आता है इसमें एक कंसेप्ट होता है, इसमें कहते हैं उसको कॉमन कॉर्ड। पहले तो ये देख लेते हैं कॉमन कॉर्ड क्या है। तो कॉमन कॉर्ड मतलब एक ऐसी कॉर्ड जो दो सर्किल के लिए कॉमन हो। तो इसकी इक्वेशन लिखते हैं S माइनस S डैश इक्वल टू 0। अगर ये सर्किल की इक्वेशन S इक्वल टू 0 है और ये S डैश इक्वल टू 0 है तो कॉमन कॉर्ड की ये इक्वेशन होती है। फिर फैमिली ऑफ सर्किल के 4 पॉइंट होते हैं। पहला, एक सर्किल और एक लाइन, अगर लाइन सर्किल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, लाइन की इक्वेशन और सर्किल की इक्वेशन दी है, तो A और B से पास होने वाले हर सर्किल को हम लोग S प्लस लैम्डा L इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, जहाँ लैम्डा बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर होगा। ये पहला पार्ट है। दूसरा इसमें होता है दोस्तों कि अगर दो सर्किल A और B पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो A और B से पास होने वाले जितने सर्किल्स हैं उन सबको लिख सकते हैं। पहले तो ये लाइन की इक्वेशन लिख लेंगे S माइनस S डैश इक्वल टू 0, और फिर सर्किल की इक्वेशन हो जाएगा S प्लस लैम्डा टाइम्स L, और L का काम ये कर रहा है। ये कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, जहाँ पे लैम्डा अगेन रियल है। तीसरा होता है कि अगर आपको 2 पॉइंट्स दिए हैं, ध्यान दीजिएगा इसको, A और B दिए हैं। A का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और B का कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो इसको हम लोग ज्वाइन करते हैं और ये लाइन की इक्वेशन भी निकाल सकते हैं, डायमीटर फॉर्म से एक मेंबर भी निकाल सकते हैं, और इससे A और B से पास होने वाले जितनी सर्किल्स हैं सबकी इक्वेशन लिख सकते हैं S प्लस लैम्डा L इक्वल टू 0, जहाँ पे S की वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो डायमीटर फॉर्म से x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 और प्लस लैम्डा टाइम्स L इक्वल टू 0। क्लियर। L की इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म से लिख लेंगे। और फोर्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक लाइन दी होती है L इक्वल टू 0 जिसपे पॉइंट दिया रहता है x1 y1, और इस पे ये x1 y1 पे सर्किल टच करे तो इस तरह के इन्फाइनाइटली मेनी सर्किल्स की इक्वेशन लिख सकते हैं। उसकी इक्वेशन होती है x माइनस x, 0 रेडियस वाला सर्किल पहले लिखते हैं y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस लैम्डा टाइम्स L इक्वल टू 0। और ये चारों केसेस में आपका जो लैम्डा है वो आपका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाएगी क्वेश्चन में, तो करना है। मतलब हमें फैमिली ऑफ सर्किल्स में क्या करना है कि एक लाइन और एक सर्किल को ढूंढना है और S प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 लिखना है। इसमें S प्लस लैम्डा डैश इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, जहाँ लैम्डा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 हो सकता है। तो इसमें बस ये ध्यान रखना कि ये जो पार्ट है ना ये इंपॉर्टेंट है। बाकी हम लोग लैम्डा को कैसे निकालेंगे तो उसके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जैसे सर्किल का रेडियस दिया जाएगा, y इंटरसेप्ट दिया जाएगा, किसी पॉइंट से पास कराएगा, ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन दी रहेगी, है ना। तो इसमें ऑर्थोगोनलिटी, रेडिकल एक्सिस और रेडिकल सेंटर और रिलेटिव पोजीशन ऑफ 2 सर्किल्स, 2 पॉइंट 3 पॉइंट बचे हैं। वैसे जिस क्वेश्चन में आएगा ना मैं क्वेश्चन कराऊंगा, और ये अगर क्वेश्चंस में कोई कंसेप्ट आता है तो मैं उसको रिकॉल करा दूंगा, है ना। तो लिखिए अगला पॉइंट। अगले पॉइंट में ये है दोस्तों कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि एक ट्रायंगल दिया रहता है और ये A है, ये B, ये C, और इनकी इक्वेशन दी रहेगी L1 इक्वल टू 0, L2 इक्वल टू 0, L3 इक्वल टू 0, और कहेगा कि इसका सरकम सर्किल निकालिए।
तो हम लोग नॉर्मली क्या करेंगे, लाइन को सॉल्व करते हुए वर्टिसेस, फिर सरकम सेंटर निकालेंगे, फिर सरकम रेडियस, फिर सरकम सर्किल, काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो ये ऐसे लिखते हैं L1 L2 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 L3 प्लस म्यू टाइम्स L3 L1 इक्वल टू 0। ये कर्व की इक्वेशन है जो इससे पास हो रहा है, और ये सर्किल बन जाए उसके लिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए और एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए। तो उससे हम लोग लैम्डा और म्यू निकाल लेंगे, है ना। ये 5वां पॉइंट है जो हमने जेईई मेन के सिलेबस में नहीं था, ये नहीं बताया था। और 6वां पॉइंट होता है कि अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस दिया हो, ये लाइन है L1 इक्वल टू 0, ये L2 इक्वल टू 0, ये ध्यान रखना पैरेलल नॉन पैरेलल कुछ भी हो सकता है। ये y इक्वल टू 0 है और ये x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं L1 L2 प्लस लैम्डा टाइम्स एक्स वाई इक्वल टू 0। और ये एक्स वाई कैसे निकालते हैं, अगर ये चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक हैं तब, तो ये एक्स वाई निकालने का तरीका होता है अगेन सॉरी लैम्डा निकालने का कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 0 कर देंगे और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 कर देंगे। तो ये पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। फिर आता है इसमें एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन जिसका हमने बहुत बढ़िया सा डायग्राम बनाया है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। ऐसे हमने बताया था कि इस तरह से आप रिलेट करते हो इनके सेंटर्स, है ना। ये पॉइंट P, ये R1, ये R2, है ना। ये पाई माइनस थीटा हो जाता है या थीटा भी लिख सकते हैं। और ये C1 C2, जहाँ पे C1 C2 सेंटर हैं, तो कोसाइन फार्मूला से कॉस थीटा की वैल्यू लिखते हैं R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस C1 C2 होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2R1 R2। ठीक है बेटा, यही लिखते हैं ना। फिर ऑर्थोगोनलिटी, ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन, ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है 0, और ये आ जाता है हम लोगों का ऑर्थोगोनलिटी 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इक्वल टू C1 प्लस C2। अब ये G1 G2 क्या है, तो सर्किल की इक्वेशन दी रहेगी। जैसे मान लीजिए ये S इक्वल टू 0 है और ये S डैश इक्वल टू 0 है, तो S की इक्वेशन दी रहती है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2G1X प्लस 2F1 Y G1 F1 C1 इक्वल टू 0, और S डैश दिया रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2G2X प्लस 2F2Y एक प्लस C2 इक्वल टू 0, है ना। तो ये आपका ये कॉन्सेप्ट रहेगा। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन भी हो गया। अब इसमें क्या होता है, देखिए हम साथ में ही बताते जा रहे हैं, एक एक करके आप देखते जाना, है ना। मुझे मालूम है आप लोग बोर फील करते हो बार बार, है ना। आप लोगों के लिए तो यहाँ पे कुछ और ही होना चाहिए। रेडिकल एक्सिस, रेडिकल एक्सिस में हम लोग पढ़े हैं दोस्तों कि S माइनस एस डैश इक्वल टू 0 होता है। और अगर 3 सर्किल्स हों तो इसमें ये पढ़े थे कि ये हो जाता है रेडिकल सेंटर, और इसको सेंटर मानते हुए और लेंथ ऑफ टेंजेंट को अगर हम लोग रेडियस मानते हुए एक सर्किल ड्रॉ करें तो ये तीनों सर्किल को क्या करता है, ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करता है। और फिर पढ़े हैं रिलेटिव पोजीशन ऑफ 2 सर्किल्स, जिसमें 5 पोजीशंस होती हैं, C1 C2 R1 R2 के बेसिस पर डिसाइड करते हैं। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट निकालते हैं। जब दोनों सर्किल एक दूसरे के कम्प्लीटली बाहर हों तो 4 टेंजेंट आएंगे, एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करें तो 3, इंटरसेक्ट कर दें तो 2, और अंदर चले जाएं तो कोई टेंजेंट नहीं, और इंटरनली टच करें तो 1 टेंजेंट। उसी तरह से हम लोग लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स, कॉमन टेंजेंट और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट भी निकाले हैं। तो इस तरह से ये सर्किल की थ्योरी होती है, जिसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट T इक्वल टू 0, कॉर्ड विथ मिडिल पॉइंट T इक्वल टू S1, है ना। सर्किल के कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालेंगे सेंटर से तो कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाएगी, उससे कॉर्ड की लेंथ निकालते हैं बाई पाइथागोरस कंसेप्ट। और डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्किल्स, तो सारी चीज़ें फैमिली ऑफ सर्किल्स के हमने 6 पॉइंट्स बता दिए। वैसे 4 पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लास्ट के 2 जब जेई सब्जेक्टिव होता था ना तब आते थे, लेकिन हमने इसलिए बता दिया क्योंकि आ सकता है घूम फिर के। और पावर ऑफ ए पॉइंट बोलते हैं S1, PT स्क्वायर को पावर ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। पोल पोलर अपने सिलेबस में है नहीं तो उनको इग्नोर करना है। कई तो उसको लेकर सिर पकड़ लेंगे, कहेंगे पोल पोलर पढ़ा दीजिए, डायमीटर पढ़ा दीजिए, और घंटा आएगा वो क्वेश्चन, है ना। जो है सिलेबस में बेटा वो पढ़ो। अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और मैं कंसेप्ट भी बताता जाऊंगा कि ये इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, आपको ऐसे सोचना चाहिए। तो लिखिए क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है। फ्रॉम द पॉइंट 3,4, है ना,
यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, लिखा है कॉर्ड्स आर ड्रॉन टू द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड इज गिवन बाई। पहले ये क्वेश्चन को समझिए क्या है। एक सर्किल है, तो एक सर्किल है तो सर्किल बना लिया। ये कोई पॉइंट 3,4 है, 3,4 कहीं भी लाई कर सकता है, वैसे चेक करेंगे तो ये बाहर आएगा। अब यहाँ से मैं कहूँगा कि कितनी कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हो, तो आप कहोगे इन्फाइनाइटली मेनी। तो उसमें से कोई भी एक कॉर्ड दिखा दो और इसके मिड पॉइंट का लोकस चाहिए। तो इसको कैसे निकालते हैं, तो सर्किल का सेंटर हमें पता है 2,0 और मिड पॉइंट का लोकस चाहिए, तो मिड पॉइंट को बना देते हैं h के। ये तुरंत आपको क्या रिलेशन दिखा, इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या है, -1 है ना। यहाँ पे हम लोगों को इस तरह से काम बन जाता है। अगर मान लीजिए ये अदर रहेगा तो t = S1 लिखेंगे हम लोग, कॉर्ड विथ मिड पॉइंट x1 y1, और इस पॉइंट से पास करा के h के में रिलेशन आ जाएगा, है ना। t क्या है, S1 क्या है, ये मैंने लिखना बता दिया है, लेकिन यहाँ पे आसान पड़ेगा। तो हियर क्या लिखेंगे, स्लोप का प्रोडक्ट -1, तो k - 0 अपॉन h - 2 मल्टीप्लाइड बाई k - 4 अपॉन h - 3 इक्वल टू कितना है ये 0, सॉरी इक्वल टू -1। आई एम नॉट श्योर दैट इट इज़ 0, आई एम रियली सॉरी। ये -1 होता है ना स्लोप का प्रोडक्ट। अब क्या करोगे, h के को xy कर देना, तो x - 3 x - 2 कोई भी पहले बाद में लिख सकते हो दोस्तों, प्लस y टाइम्स y - 4 इक्वल टू 0। अब ये ओपन कर दीजिए, तो ये हो गया x² प्लस वाई स्क्वायर -5x -4y और प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। क्या किया है पता चला, मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड माना h के, स्लोप का प्रोडक्ट -1 किया, h के को xy कर दिया, क्वेश्चन हो गया। अब आप लिखिए अगला क्वेश्चन, इसमें यही करना। ये पॉइंट वैरी कर सकता है, पॉइंट अंदर हो बाहर हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो आप अगर मान लीजिए ये कॉन्सेप्ट स्लोप का, अगर ये पैराबोला का क्वेश्चन रहेगा तो क्या करेंगे, t = S1 से हम लोग कॉर्ड विद मिडिल पॉइंट लिख लेंगे, क्योंकि उसमें इस तरह की ज्योमेट्री हम लोगों को नहीं मिलेगी। और फिर आप जैसे ही इक्वेशन लिख लेते हो तो आप उस पॉइंट से पास करा दीजिए, h के को xy कर दीजिएगा और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द यूनिट सर्किल सेंटर्ड एट ओरिजिन, मतलब x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये जेई मेन फेवरेट सर्किल है, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। इस तरह से दिया रहता है, मतलब ये सर्किल की इक्वेशन दे रखी है आपको, x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। यूनिट सर्किल मतलब यूनिट रेडियस, फ्रॉम ईच पॉइंट ऑन द लाइन, मतलब इस लाइन के हर पॉइंट से हमने बहुत सारे टेंजेंट्स बना दिए। उसका जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है उसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। तो देखो इसमें करते क्या हैं कि पहले एक सर्किल बनाएंगे, सर्किल की इक्वेशन लिख डालेंगे, x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। एक पॉइंट इधर दिखा देंगे, है ना, ये पॉइंट P है x1, y1, और इसके हर पॉइंट से हम लोग पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं और इसके मिड पॉइंट का लोकस चाहिए। तो इसको h के मान लिया पहले, ये मान लीजिए q है, ये r है, क्लियर। तो पहले इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ मिड पॉइंट t = S1 लिखेंगे। आप चाहें तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 भी कर सकते हो, और इसको क्या लिख सकते हैं, t = 0, और दोनों को इक्वेशन को इक्वेट करके x1 y1 निकालेंगे और उसको उस पॉइंट में रख देंगे। ये कौन से पॉइंट में, तो ये लाइन की इक्वेशन है ना, 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो देखिए इक्वेशन ऑफ PQ, इक्वेशन ऑफ QR, t = S1 से क्या हो जाएगा, hx प्लस ky इक्वल टू h² प्लस k², इक्वेशन नंबर 1। और t = 0, इक्वेशन ऑफ QR, t = 0 से लिखोगे तो क्या लिखोगे, t = 0 मतलब x(x1) प्लस y(y1) माइनस 1 इक्वल टू 0 या इक्वल टू 1। अब ये दोनों आइडेंटिकल हैं, तो वी नो दैट x1/h इक्वल टू y1/k इक्वल टू 1/h² प्लस k²। और ये x1 y1 इस पर लाई कर रहा है, तो 2x1 प्लस y1 इक्वल टू 4 है। वैल्यू रख दीजिए, तो x1 की वैल्यू लाए हैं h² प्लस k²। फिर ये 2 टाइम्स k/h² प्लस k² इक्वल टू 4। h के को xy कर दो, तो एक बार ये, सॉरी यहाँ 2 नहीं है दोस्तों,
तो ये हो जाएगा 2h प्लस के इक्वल टू 4 टाइम्स h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो आपको लोकस चाहिए था ना, लोकस ऑफ m। तो क्या करेंगे, 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस वाई। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैंने आपको स्ट्रेट लाइन में भी हिंट दिया था कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक फेवरेट स्टेप होता है कि एक ही लाइन को हम लोग दो तरीके से लिखते हैं और दोनों को आइडेंटिकल कर देते हैं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 मेथड से। तो हमने इसको मिड पॉइंट t इक्वल टू s1 वाला भी बना दिया, और ये t इक्वल टू s1 t इक्वल टू 0 कहाँ से आया, टपक गया या आसमान से टपका। इसके लिए दोस्तों मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग सर्किल की क्लास कर लें, ठीकरा मत फोड़ें, है ना। मटका फोड़ रहे होंगे कि सर ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया। बेटा आया नहीं, होता है ये, और ये ऑलरेडी हमने सर्किल में बता रखा है ना। हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम फिर से थ्योरी पढ़ाएं और फिर ये क्वेश्चन करा दें, फिर कहोगे कि सर ने एक ही क्वेश्चन कराया है, बाकी सारे टॉपिक छोड़ दिए। वो मैं नहीं चाहता, मैं ब्रशअप कर रहा हूँ। ब्रशअप का मतलब समझते हो ना, एकदम जो नॉलेज आपको एकदम साफ़ सुथरी हो जाए और आप जाके अटैक कर जाएं, वो चीज़ करना चाहते हैं। तो ये दोनों को लिख के आइडेंटिकल किया, x1 y1 को एलिमिनेट करना था, तो उस लाइन पे लाई कर रहा है x1 y1, तो इसमें लाई करा दिया, x1 xy को hk को xy कर दिया, और ये आंसर हमने लिखा था। इस तरह के 4 ऑप्शन लिखे रहते हैं। अब भूल भुलैया तो खेलना नहीं है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन तो ढूंढ ही लोगे। तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया, जो कि एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब आप लिखिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, ये भी पेयर ऑफ टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। टेंजेंट्स पी एंड पी बी आर ड्रॉन टू द सर्किल, द लोकस ऑफ पी इफ ट्रायंगल पी ए बी इज इक्विलैटरल। तो ये आपका सर्किल है, एक कोई एक्सटर्नल पॉइंट है जहाँ से पी ए पी बी ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और ये हम चाहते हैं कि इक्विलैटरल बन जाए, इसका मतलब ये 60 डिग्री बनेगा। तो तुरंत अब डायग्राम को हेल्प लेंगे। ये 2 है रेडियस, ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, मतलब आधा एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। इसका लोकस निकालना है तो इसको एच वाई करें या एक्स वाई ही मान लें सीधे सीधे, और ये अपना ओरिजिन सीधे सीधे आप रिलेट कर दो, और ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप यहाँ पे साइन 30 डिग्री की वैल्यू लिख सकते हैं 2/√ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आप इसको स्क्वायर कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, और दिस इज़ द कंप्लीट आंसर। तो ये देख ही रहे हैं ना कितना आसानी से क्वेश्चन हो गया। इसी में दोस्तों जब ये एंगल पूरा जो 60 डिग्री की जगह 90 डिग्री होता है ना, तो उसी को कहते हैं डायरेक्टर सर्किल, है ना। एक कंसेप्ट होता है डायरेक्टर सर्किल का, इसको ध्यान रखिएगा। डायरेक्टर सर्किल, डायरेक्टर स्पेलिंग सही है ना, देख लेना। तो डायरेक्टर सर्किल में क्या होता है कि कोई सर्किल अगर गिवन है तो ये जो पेयर ऑफ टेंजेंट्स होते हैं इनके बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री हो जाता है। इसी के लोकस को कहते हैं डायरेक्टर सर्किल। अगर ये रेडियस r है तो ये हम लोग निकालेंगे तो r√2 आ जाएगा। तो डायरेक्टर सर्किल कंसेंट्रिक विद द गिवन सर्किल होता है, और इसका रेडियस √2 टाइम्स ऑफ गिवन सर्किल होता है। डायरेक्टर सर्किल भी IIT JEE एक फेवरेट पार्ट है। तो क्या किया मैंने, एक पी पॉइंट उठाया, 2 टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, इक्विलैटरल बना डाला। कहोगे कि सर कोई भी एंगल दे दिया जाए हम आराम से कर सकते हैं। तो ये 30 डिग्री को साइन थीटा से रिलेट कर लिए, आप एच के मानो फिर एक्स वाई करो, या डायरेक्टली हमने एक्स वाई कर दिया। तो ये है लोकस ऑफ पॉइंट पी, जो कि आंसर से मैच कर रहा है। और इस तरह से हम लोगों का ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब आप लिखिए अगला क्वेश्चन जो फैमिली ऑफ सर्किल से रिलेटेड है। तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो हमने लिखा है बोर्ड पे, ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 इज टेंजेंट टू द लाइन 4x - 3y = 18 एट m 3, -2 एंड लाइज एबव द लाइन। जैसे लाइन इंक्लाइंड हो तो जो ऊपर और नीचे 2 सर्किल बना सकते हैं, तो उसमें ऊपर वाले सर्किल की इक्वेशन पूछ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ये कैसे करेंगे। तो इसको करने के 2 मेथड होते हैं, एक पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन से भी जा सकते हैं और एक उसके बिना भी जा सकते हैं, है ना। तो हम आपको इसको फैमिली ऑफ सर्किल से बता देते हैं, या पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन से ही बताते हैं, क्योंकि फैमिली ऑफ सर्किल से हम आपको दूसरा क्वेश्चन बता देंगे। तो देखिए ध्यान से कि अब एबव बिलो पूछ रहा है ये,
तो ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन लिखते हैं, तो ये कुछ ऐसे है, इस तरह से कह सकते हो। क्लियर। और ये जो पॉइंट दिया है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। आप चाहो तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाओ या ऐसे रेफरेंस के लिए इस तरह से दिखा दो। ये टच वाला जो पॉइंट है M3, -2, और हमें क्या करना है, रेडियस ये ना, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सर्किल का सेंटर आपका ओरिजिन ही है, तो मान लीजिए ये सेंटर है S, इसको अल्फ़ा बीटा लिख दिया जाए। ध्यान से देखते जाइएगा, ये 5 है, इसका स्लोप कितना है, तो इसका स्लोप है 4/3। तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, तो इसका स्लोप हो जाएगा आपका, ध्यान से देखो, तो इसका स्लोप हो जाएगा नेगेटिव रेसिप्रोकल -3/4। तो tan थीटा 3/4 आने का मतलब कि ये 5 हो गया। और आप देख रहे हो ना कि एब्सिसा आपका डिक्रीज़ हो रहा है, ऑर्डिनेट बढ़ रहा है। तो अल्फ़ा क्लियरली हम लोग लिख देंगे 3 - r cos थीटा, तो 5 × cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 4/5। तो ये हो जाएगा -1। और बीटा आपका इंक्रीज़ कर रहा है, तो 2 + r sin थीटा 3/4। तो ये कितना हो जाएगा, देखो, सॉरी 3/5 होगा यहाँ पे। तो ये कितना आ जाएगा, देखो, तो 1 हो जाएगा। मैंने क्या किया है दोस्तों ना, एक तो इसका एक अल्टरनेटिव वे भी बता देंगे कि आप क्या करिएगा, पहले ये लिख लीजिए और रेडियस 5, तो ये आपको मिल गया -1, और रेडियस 5, तो x + 1 का होल स्क्वायर, y - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो ये थोड़ा ध्यान से देखिए, तो ये कौन सा ऑप्शन है, x²। ये ऑप्शन आएगा आपका, ऑप्शन नंबर ये है सी ऑप्शन, है ना। एक बार आंसर भी कंफर्म कर लेते हैं, सी ही ऑप्शन लिखा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये हुआ कैसे। कहोगे कि सर हम तो दिल के बच्चे हैं, दिल के कच्चे हैं, क्या करें। आपने तो बोल दिया, आपके कहने से हम मान लें, आपके कहने से हम मान लें। नहीं बेटा, आप हमारे कहने से मत मानो, खुद कॉन्सेप्ट लगाओ। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन समझाया था, इस लाइन की इक्वेशन पता है ना, तो सर्किल को ऊपर बना डाला, और हमें पता है कि ये 3, -2 से इसका जो एब्सिसा है वो कम ही होगा। लेफ़्ट साइड में जा रहे हैं, बाएं साइड में है, और ऑर्डिनेट बढ़ा रहे हैं। बिलो द लाइन कहता तो इधर वाला ढूंढते थे, यहाँ क्या करते, प्लस कर देते और यहाँ माइनस कर देते। वो भी आंसर दिया हुआ है शायद, है ना। बिलो वाले में देखो क्या होगा कि उस समय आंसर आएगा 3 - 3 + 4 7 हो जाता, शायद नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप डर मतलब 3 + 4 7 बच जाएंगे आप आराम से। वैसे यहाँ गलती होने के चांसेस कम हैं, और लेकिन IIT JEE में गलत करा सकता है ना। इस पॉइंट का ये जो है ना, इसका मतलब समझना, यही इसमें मेन है जो जाल फेंकी गई है, और बकरा बन सकते हैं। वैसे ऑप्शन में हमने दिमाग नहीं लगाया, तो हमने क्या किया कि इसका स्लोप निकाला, तो ये कितना आ गया था, कहाँ गया इसका स्लोप, 4/3। तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, -3/4। तो हमें क्या करना है, पैरामेट्रिक फॉर्म से आप ये कह सकते हो कि -3/4 स्लोप का होने का मतलब कि कॉस नेगेटिव और साइन पॉजिटिव है। तो हमने अल्फ़ा की वैल्यू होती है x1 + r cos थीटा, तो x1 लिखा 3 और प्लस cos थीटा हमने नेगेटिव लिख रखा है, आप ऐसे समझ सकते हैं, और y1 + r sin थीटा। और वैसे भी हमें पता है कि x1 आपका डिक्रीज़ कर रहा है और y1 इंक्रीज़ कर रहा है, तो आप मैग्नीट्यूड वाइज भी चल सकते हैं। अब मान लीजिए कि इस क्वेश्चन को कई स्टूडेंट कर रहे हैं, नहीं सर आप तो सर्किल बता रहे हैं, ये पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन आप फालतू के लाए हो, मेरा मन नहीं कर रहा है, मैंने लाइन छोड़ रखी है, अब बताओ। ठीक है बेटा, उसके लिए भी बताएंगे। आप ध्यान से देखो, तो ये लाइन को, ये जो लाइन है, ये लाइन है आपकी 4x - 3y - 18 = 0। इसको सर्किल टच कर रहा है ना इस पॉइंट पे, तो सर्किल की इक्वेशन लिख लेते हैं, x - 3 का होल स्क्वायर, 0 रेडियस वाला सर्किल, फैमिली ऑफ सर्किल का 4th पॉइंट, +2 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स क्या लिखोगे, 4x - 3y - 18 = 0। अब इसमें लैम्डा ही तो अननोन है, तो इस सर्किल को जनरल फॉर्म में लिख के और रेडियस को 5 के इक्वल कर देना, तो वहाँ से 2 लैम्डा आएंगे। समझ में आया, 2 लैम्डा आएंगे। अब सवाल ये उठता है, कहोगे कि सर कैसे हम डिसाइड करेंगे कि हमारा लैम्डा वाला आंसर है। तो एक तो होता है कि डायरेक्टली एक ही ऑप्शन दिया हो, लेकिन हम दोनों को मान के चल रहे हैं। तो लैम्डा, ध्यान से सुनिएगा, ये मैं बता नहीं रहा हूँ, केवल हिंट दे रहा हूँ।
तो आप क्या करना है, इसकी रेडियस को 5 करके और λ1 λ2 निकाल लेना। क्लियर। अब आप क्या करना है, λ1 λ2 मतलब आपको सेंटर मिल जाएंगे दोनों के। अब हमें डिसाइड करना है भाई आंसर कौन सा है। तो आप देख रहे हो दोस्तों कि ओरिजिन और जो अपना सेंटर है वो सेम साइड में लाई करना चाहिए। तो ओरिजिन रखने पे ये क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो इन दोनों ऑप्शन में से लाइन में रख देना, जिसमें नेगेटिव आ जाएगा उसको एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि जो दूसरी साइड वाला पार्ट है ना वो उसको पॉजिटिव बनाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। हम लोगों ने पढ़ा है ना कि अगर 2 पॉइंट दिया हो और लाइन के रिस्पेक्ट में जजमेंट लेना हो कि वो सेम साइड है या अपोजिट साइड है, तो क्या करते हैं, लाइन की जनरल इक्वेशन में दोनों पॉइंटों को पुट कर देते हैं। और अगर दोनों सेम साइन के आते हैं तो सेम साइड, अपोजिट साइन के आते हैं तो अपोजिट साइड। इसी पे बेस्ड आपका कॉन्सेप्ट है, ये मैं बता रहा हूँ ना, इसको ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन भी बोर्ड पे लिख रखा है। द इक्वेशन ऑफ सर्किल विच टचेज द लाइन एट द पॉइंट। ये पॉइंट इसी लाइन पे लाई कर रहा है। फैमिली ऑफ सर्किल का 4th पार्ट, वो सबसे ज़्यादा जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। कट्स द लाइन ऑर्थोगोनली, ये लैम्डा निकालने के लिए इन्फॉर्मेशन है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले फैमिली ऑफ सर्किल लिखेंगे, फिर 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2 अप्लाई कर देंगे। तो देखिए ये सिचुएशन ऐसे है कि ये लाइन जो है -2,7 इसी लाइन पे लाई कर रहा है और लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो सर्किल की इक्वेशन है, ज्यूम कर लेते हैं अपना 0 रेडियस का सर्किल लिखा जाए, प्लस लैम्डा टाइम्स एल। क्लियर। अब इसको ढंग से लिखा जाए तो ये अपना ऐसा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स टाइम्स, यहाँ हो जाएगा 4 और प्लस लैम्डा, और वाई टाइम्स यहाँ कितना हो जाएगा -14 प्लस अगेन लैम्डा, और कांस्टेंट टर्म ये 49 और 4 53 53 माइनस 5 लैम्डा इक्वल टू 0। और ये है अपना कौन है, ये एस डैश है। सीधे सीधे लिख देते हैं। तो 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2। आपको लैम्डा निकालने की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी दोस्तों। जैसे ये सर्किल किसी पॉइंट से पास होगा, जैसे पिछला क्वेश्चन की इसका रेडियस दिया था, ये किसी लाइन पे टेंजेंट है अनदर लाइन पे, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये। तो 2 टाइम्स g1 g2, तो इसका g1 कितना हो जाएगा, इसका हाफ, तो 4 प्लस लैम्डा अपॉन 2। कौन अच्छे से लिखिएगा, g2 कहाँ है, यहाँ है 2, प्लस 2f1 f2, f1 इसका बाई 2, तो लैम्डा -14/2, और इसका -3 इक्वल टू c1 प्लस c2, तो 53 माइनस 5 लैम्डा, और c2 कितना है 9। अब देखो ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, तो ये हो गया 8, 2 लैम्डा -3 लैम्डा प्लस 14 3 42, और ये हो गया कितने 62 -5 लैम्डा। तो गिनो, तो ये हो गया 50, इधर आएगा तो 12 आएगा, और ये कितने हुए, तो 5 से इधर जाएगा तो 5 और 2 7, 4 लैम्डा आएगा। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 3, और लैम्डा जैसे ही 3 रखोगे तो ये इक्वेशन मिल जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और 4 3 7x, और 3 रखोगे यहाँ पे 3, तो -11y बनते हैं 15 प्लस 38 इक्वल टू 0। तो दिस इज द कंप्लीट आंसर। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, x माइनस x1 का होल स्क्वायर टाइप, लेकिन ये जनरल फॉर्म ही आप प्रीफर करिएगा। तो क्या किया इसमें, क्या किया, तो पहले फैमिली ऑफ सर्किल पे गए। फैमिली ऑफ सर्किल से क्या होता है ना कि हमारा जो कंसेप्ट है, जो हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कैलकुलेशन, वो बहुत आसान हो जाता है। आप सीधे सीधे ये इक्वेशन लिख रहे हो और आपको मालूम है कि सिर्फ़ और सिर्फ अननोन क्या है, लैम्डा, और लैम्डा निकालने के लिए ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन है 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2। तो इससे आपको लैम्डा मिल जाता है, लैम्डा की वैल्यू 3 आ जाती है। लैम्डा निकालते समय बच्चों गलत मत करना, क्योंकि यही गलती होती है। फिर उसी लैम्डा को यहाँ पे पुट कर देना, या अपने रिक्वायर्ड मेंबर में जैसे ही लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे तो वो स्पेसिफिक मेंबर जिसको हम सर्च कर रहे हैं, जो -2,7 पे इस लाइन पे टेंजेंट भी है और इसको ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, वो हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब आप लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, हमने अगला क्वेश्चन लिख रखा है,
टू सर्किल ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 बोथ टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस इंटरसेक्टिंग ईच अदर ऑर्थोगनली। दोनों की इक्वेशन लिखेंगे, 2G1G2 प्लस 2F1F2 इक्वल टू C1 प्लस C2 अप्लाई कर देंगे। और फिर क्या करेंगे, फिर क्या करोगे, तो फिर R1/R2 की वैल्यू निकाल लेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए कैसे करते हैं। तो मान लीजिए कि पहले सर्किल को, किसी एक को हम लोग रेडियस R1 वाले को पकड़े और इस तरह से दोनों एक्सिस को टच करा दिया। क्वाड्रेंट कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो R1, R1 और इसका रेडियस भी है R1। तो इस सर्किल की इक्वेशन जो S है वो हो जाएगा x माइनस R1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस R1 का होल स्क्वायर इक्वल टू R1 का स्क्वायर। तो देखो ध्यान से, ये क्या बन जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स माइनस R1 टाइम्स x प्लस 2 माइनस R2 टाइम्स, सॉरी R1 ही रहेगा यहाँ पे, y प्लस R1 स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर, देखते जाना। इसी तरह से S डैश होगा, R2 लिख देंगे बस वहाँ पे, तो 2 टाइम्स माइनस R2 टाइम्स x प्लस 2 टाइम्स माइनस R2 टाइम्स y प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे सिंस 2G1G2 ये दोनों ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्लस 2F1F2 इक्वल टू C1 प्लस C2, तो वैल्यू रखते हैं। तो G1 कितना है, G2 कितना है, 2F1 कितना है, F2 कितना है, इक्वल टू C1 प्लस C2 R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। क्लियर, ये कितना हो गया, 4R1 R2। तो ये R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 4R1 R2 इक्वल टू 0। अब R1/R2 निकालना है तो R2 स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तो R1/R2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स R1/R2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दोस्तों, R1/R2 की वैल्यू निकालोगे तो ये 2 आएंगे, 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3। चाल वैसे फेंकी गई है, R1/R2 कह रहा है ग्रेटर देन 1 है, तो 2 प्लस √3 आंसर आ जाएगा। क्योंकि R1/R2 की वैल्यू अगर हम 2 प्लस √3 लेंगे तभी तो ग्रेटर कर पाएंगे, अदरवाइज़ लेस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट इस क्वेश्चन में क्या है, हमें क्या समझना चाहिए, क्या सीख मिलती है। तो पहले हम लोगों को दोनों एक्सिस को जब सर्किल टच करे तो इक्वेशन लिखने आना चाहिए, इसी तरह से दोनों की इक्वेशन लिखने आना चाहिए। फिर तीसरा ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन पता होनी चाहिए। फिर क्वाड्रेटिक को कनेक्ट करते हुए सॉल्व करने भी आना चाहिए। अगर इसमें से एक भी नहीं आता तो हमारा क्वेश्चन हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो मैं चाहूँगा कि आप इसी तरह से क्वेश्चंस को एंजॉय करते रहें और ये 100% आपको क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। क्वाड्रेटिक में तो नहीं फंसते हो ना? अगर फंसते हो तो क्वाड्रेटिक के भी हम 15 से 20 क्वेश्चन कराएंगे, 20 से 22 जो हमने बोला है। तो इस तरह से हम लोगों का ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आप लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, अगला जो हम क्वेश्चन कराने वाले हैं वो पैराग्राफ से रिलेटेड है। तो इसमें 4 पार्ट हैं, मैं एक एक करके पार्ट, हमारे पास थोड़ी जगह की कमी है तो एक एक करके पार्ट लिखा रहेगा। इसमें क्या है कि एक सर्किल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड द लाइन y इक्वल टू 3x माइनस 1। लाइन ने क्या किया, सर्किल को ए और बी पे कट कर दिया। तो ए और बी की पहले तो क्या करना है, कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। तो स्टार्टिंग में ये इन्फॉर्मेशन आपकी लिखी रहेगी, ये बार बार चेंज होता रहेगा हर पार्ट में। तो ये डायग्राम बनाया है ना, देखते जाना। ये ए है, ये बी है, ये लाइन है। लाइन की इक्वेशन क्या है, तो 3x माइनस वाई प्लस माइनस 1 इक्वल टू 0। 3x में जनरल फॉर्म में लिख रहे हैं क्योंकि हमें सेंटर से डिस्टेंस चाहिए। पाइथागोरस वाला जो कंसेप्ट बताया था ये उसी पे बेस्ड है। सर्किल का सेंटर है 2, 0 और अगर रेडियस निकालोगे सर्किल का तो ये आएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 1 5 आएगा, है ना। अब ये d अगर है तो d की वैल्यू हम लोग जानते हैं, इसको यहाँ उठा के पुट कर देते हैं तो 6 माइनस 1 अपॉन √10, तो ये हो जाएगा √5/2। तो ये d की वैल्यू आ जाएगी, d की वैल्यू हो जाएगी √5 अपॉन √2। क्लियर। तो एक प्रकार से ये भी √5 अपॉन √2 ही होगा, √5 अपॉन √2 या √5/2 अंदर डब्बे में रख देते हैं। तो आप कह सकते हो कि MB की जो वैल्यू हो जाएगी
वो स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 5/2 के कंसेप्ट से √5/2 ही होगा। क्लियर? तो ए बी क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एम बी, तो 2 टाइम्स ऑफ √5/2, तो ये 2 को अंदर ले जाओगे 4 की तरह, तो ये √10 हो जाएगा। आंसर नंबर लास्ट ऑप्शन। क्लियर? तो इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। इसमें क्या है, सिंपली क्या है इसमें, तो इसमें आपको लेंथ ऑफ कॉर्ड जो हमने बताया था वो आपको याद होनी चाहिए, उसका फार्मूला नहीं मगना है। क्या करेंगे, सेंटर से लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे, रेडियस निकाले ही होंगे, पाइथागोरस लगा के आधी लेंथ कॉर्ड की निकालेंगे, फिर इसको डबल कर देंगे। समझ में आया? वही किया है। तो आंसर कितना आ गया आपका लास्ट ऑप्शन। अब आप लिखिए इसका अगला पार्ट। तो देखो दोस्तों, हमने अगला क्वेश्चन भी लिख रखा है डायग्राम में, वो पार्ट स्टेप सेम है, इसका यूज़ हम लोग करेंगे अगले पार्ट में, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। दूसरे पार्ट में पूछ रहा है द एंगल सबटेंडेड बाई कॉर्ड ए बी एंड माइनर आर्क ऑफ एस। जो ए बी है वो माइनर आर्क पे कितना एंगल सबटेंड कर रही है। तो देखो ये तो हम लोग √5 और ये √5/2 से ये 45 डिग्री, तो इधर भी हम लोग ज्वाइन करेंगे तो ये 45 डिग्री, तो 90 डिग्री, तो इधर ये कितना हो जाएगा आपका, ये आप कह सकते हो कि ये 45 डिग्री ही होगा। तो ये माइनर आर्क पे एंगल कितना बन जाएगा, तो 135 डिग्री, है ना। ये तो पता ही है कि अगर ये आपका एक्यूट एंगल है तो ये मेजर आर्क कहा जाएगा, और ये माइनर आर्क, तो इन दो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है ना ये पूरा, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तक ये सेंटर पे एंगल हमने 90 निकाला है, तो सरकमफ्रेंस पे कितना आएगा उसका हाफ θ/2, तो 45 डिग्री, और इधर कितना हो जाएगा 135 डिग्री। चारों ऑप्शन में से देखिए कौन सा है। तीसरे पार्ट में देखिए एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन एंड द सर्किल एस इज इक्वल टू। एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, इसमें जो कंसेप्ट इन्वॉल्व होता है ना, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल हम लोग टेंजेंट और लाइन के बीच का एंगल निकालते हैं, है ना। तो ये इस तरह से तो है नहीं, तो इसको हटा देते हैं। पहले मैंने क्या किया, इसको ऐसे बना दिया, फिर इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। कोई भी पॉइंट है, मान लीजिए ए है, ये एंगल हम लोगों को निकालना है। क्लियर? और हम लोग ये जानते हैं कि ये जो टेंजेंट है, अगर ये टेंजेंट, और ये हम लोगों ने 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा है कि ये भी एंगल कितना होता है थीटा, और ये हम लोगों ने अभी निकाला हुआ है 45 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। आंसर इज़ लास्ट ऑप्शन। हाँ, एक चीज़ और है कि आप ये सोच सकते हैं कि ये थीटा इतना कैसे जल्दी आसानी से निकाल ले रहे हैं सर, तो वो निकालने का एक तरीका होता है दोस्तों। वो कैसे निकालते हैं वो मैं फिर से बता देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, है ना। ये एंगल भी थीटा होगा, ये वाला जो है, और आप कह सकते हो कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है इसलिए थीटा हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, वैसे इसका एक प्रूफ होता है ना। प्रूफ के लिए हमें थोड़ा सा ज्योमेट्री बनानी पड़ेगी। वैसे आप ध्यान रखना कि इसको तो मालूम ही है कि ये एंगल दोनों सेम होता है। उसको डायग्राम को मैं फिर से एक बार अच्छे से बना देता हूँ, जो हम लोगों ने एकदम अच्छे से पढ़ाई की है। ये ऐसे है, कॉर्ड, इस पे टेंजेंट, तो ये जो एंगल होता है ये, और ये जो कॉर्ड सरकमफ्रेंस पे एंगल बनाता है, ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्लियर? तो ये हम लोगों ने 45 निकाला था, तो इसको भी 45। अगर ऑब्ट्यूस एंगल बिटवीन सर्किल और लाइन के बीच का एंगल, मतलब सर्किल के करस्पॉन्डिंग टेंजेंट और लाइन के बीच का एंगल। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर ऑब्ट्यूस एंगल पूछता तो 3π/4 आंसर करते, और ये तो वैसे ही फर्जी ऑप्शन दिया हुआ है। एक्यूट एंगल थोड़े होता है π/2, ना एक्यूट होता है ना ऑब्ट्यूस होता है, वो तो राइट एंगल होता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना। तो इसमें दो कंसेप्ट थे, एक माइनर आर्क, जो छोटी आर्क है उस पर एंगल कितना बनेगा, तो वो हमेशा कितना बनता है, ऑब्ट्यूस, तो ये बकवास ऑप्शन है, और दूसरे वाले पार्ट में यही ऑप्शन भी है। तो इस तरह से हम लोगों ने दो पार्ट कंप्लीट कर लिए। एक इसका और पार्ट है, तो लिखिए नेक्स्ट पार्ट। तो देखो दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन भी लिख रखा है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हमने सर उसका प्रूफ नहीं बताया कि ये एंगल दोनों सेम कैसे होते हैं। तो उसको हमने आराम से बना रखा है। वो कैसे होता है, ये सिंपल एक ज्योमेट्री होती है, ध्यान रखिएगा, है ना। ये डायग्राम मैंने रेडीमेड बनाया है, मैं फिर से बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए स्टेप 1, आप क्या कह रहे थे कि हमने एक कॉर्ड बनाया था AB, है ना, और मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और ये जो एंगल है वो दोनों सेम होता है। अब ये कैसे हो गया सेम, उसको देखा जाए। तो उसके लिए दोस्तों ये होता है ना कि पहले आप इसको थीटा मानिए, स्टेप 1 थीटा मान लीजिए। इसको थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं, है ना,
ये तो बाद में बना ही लेंगे जब चाहें। फिर सेंटर इसका होगा ना, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो इसको ज्वाइन करेंगे तो ये 90 डिग्री बन जाएगा टेंजेंट नॉर्मल। ये थीटा है तो ये वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा थीटा। तो ये 90 डिग्री टोटल है, तो ये कह दोगे कि π/2 माइनस थीटा होगा। और ये दोनों एंगल सेम है बिकॉज ये एंगल इक्वल है, तो ये भी π/2 माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा आपका 2 थीटा, क्योंकि तीनों का सम 180 होना चाहिए। और जैसे ही ये 2 थीटा होगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा। इसी को मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, तो इसको याद रखिएगा। वर्टिकली अपोजिट π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और ये 2 थीटा, क्योंकि तीनों का एंगल का सम कितना होना चाहिए ट्रायंगल में 180 डिग्री। और जैसे ही 2 थीटा होता है तो सरकमफ्रेंस पे कितना लेकर चले जाएंगे, हाफ उसका। तो इस तरह से ये कंसेप्ट हो जाता है। अब अगले पार्ट में क्या है उसको देखते हैं। अगले पार्ट में लिखा है कि जो ए बी है ना, उसको डायमीटर मानते हुए एक सर्किल बनाया है, और उस सर्किल की इक्वेशन को लिखा है x² + y² + ax + by + c = 0। तो हमें a² + b² + c² की वैल्यू बतानी है। तो एक काम करते हैं, कंसेप्ट तो यही था, ये सर्किल है, ये लाइन है, तो पहले फैमिली ऑफ सर्किल से इक्वेशन लिख लेते हैं। और डायमीटर बनाने के लिए उसका जो सेंटर है उसको इस लाइन पे ही क्या कर देंगे, लाई करा देंगे। तो लेट ये अपना जो मेंबर है S' मान लेते हैं, x² + y² - 4x - 1 प्लस लैम्डा टाइम्स, इसको जनरल फॉर्म में लिख दीजिए, 3x - y - 1 = 0। क्लियर। तो ये S' हो जाएगा आपका। x सेंटर निकालना है तो इसको x का कोफिशिएंट क्या है -4 + 3 लैम्डा, और y का कोफिशिएंट क्या है, तो y इधर है नहीं, इधर माइनस लैम्डा, और कांस्टेंट और -1 - लैम्डा = 0। तो इसका जो सेंटर आ रहा है वो सेंटर आ रहा है आपका 4 - 3 λ/2 λ/2। और ये लाई किस पे करेगा, 3x - y - 1 = 0। क्लियर। तो इसको लाई करा देते हैं। तो 3 × 4 - 3 λ/2 - λ/2 = 1। तो ये हो गया 4 × 3 = 12 में से 9 लैम्डा माइनस लैम्डा = 2। तो ये काउंट करते जाओ, लैम्डा की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये जो सर्किल है ना, इसकी इक्वेशन मिल जाएगी, x² + y² और 1 रखोगे तो ये कितना होगा, 1 रखने पे 3 - 4, 3 - 4 हो गया -1, तो -x -y, और ये 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा -2 = 0। तो आप कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू है -1, b की वैल्यू है -1, और c अपना है -2। तो a² + b² + 2 + c², तो ये हो गया 1 + 1 + 4 विच इज इक्वल टू 6 के इक्वल। तो ये इंटीजर टाइप में क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा 6 के इक्वल। अगर मान लीजिए कि हमें फैमिली ऑफ सर्किल का कंसेप्ट नहीं पता है, एक बार एज्यूम करके चलते हैं, भूल गए, तब तो क्या होगा उस समय हम लोगों का साथ, वो हम लोग देखते हैं। तो नॉर्मली क्या करेंगे कि लाइन और सर्किल को सॉल्व करके ए और बी निकालेंगे, फिर डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट वाले कंसेप्ट से लिखेंगे, तो वो सुनने में अच्छा लगता है दोस्तों। जब ये आसानी से कोऑर्डिनेट आ जाएं तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन लेंदी अगर कोऑर्डिनेट आए तो फंस जाएंगे। तो इसमें क्या करते हैं कि हम लोग फैमिली ऑफ सर्किल ए और बी से पास होने वाला कोई भी एक जनरलाइज सर्किल लिख लिया। अब इसका स्पेसिफिक लैम्डा के लिए क्या किया, इस सर्किल का सेंटर जो है, अगर ये डायमीटर फॉर्म है तो क्या होगा, इसी लाइन पे लाई करेगा उसका सेंटर, तो उसको लाई करा के हम लोग लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। और इस तरह से अपना सेक्शन कंप्लीट भी हो गया। पैराग्राफ का 4 पार्ट थे इसमें, एक में लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालना था, एक में मेजर एक्सिस माइनर आर्क पे एंगल निकालना था, एक पे आपका टेंजेंट और लाइन के बीच में, सर्किल और लाइन के बीच में एंगल निकालना था, और लास्ट पार्ट में आपको a² + b² + c² की वैल्यू निकालनी थी, जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है 6 के इक्वल। अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, अब मोर देन सीरीज स्टार्ट करेंगे, उसमें लगभग 5 से 6 क्वेश्चन करा जाएगा। टेंजेंट्स PA and PB are drawn to the circle S = 0 from the point 3, 4. Which of the following is oblique are correct? One or more may be correct answer.
द पावर ऑफ द पॉइंट, ये पावर ऑफ द पॉइंट क्या होता है, तो जो लेंथ ऑफ टेंजेंट पढ़ते हैं रूट S1, तो पावर ऑफ पॉइंट होता है आपका S1, है ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर कह सकते हो। एंगल बिटवीन द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट इज गिवन बाय इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्किल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। मतलब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आप क्या करिए डायग्राम बनाइए दोस्तों, आपका क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा। तो ये अपना सर्किल है, देखिएगा कितना आसानी से हम क्वेश्चन क्रैक कर देंगे। ये पॉइंट P है कहीं पे 3,4, इसको इसमें ज्वाइन करो, इसको इधर ज्वाइन किया, है ना, ये टेंजेंट बना रहे हैं, आप सही से बनाइएगा। इसको A कह रहा है, PA PB, इसको B कह रहा है, और सेंटर क्या है, C है। तो C को A से ज्वाइन करेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये सेमी सर्किल वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं, और इसी को लेंथ ऑफ टेंजेंट कहते हैं। सर्किल का सेंटर अगर मैं आपसे पूछ लूँ तो सर्किल का सेंटर होगा 0,1 और इसकी रेडियस हो जाएगी 2। एक बार चेक कर लेते हैं, 0,1 और रेडियस 2 ही है ना। ध्यान से देखो, तो r की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस 3, हाँ ये 4, आपका रेडियस 2 ही आएगा। अब ये l की वैल्यू निकालते हैं, तो l इज़ रूट S1, तो रूट S1 कितना हो गया, तो l को उठा के ये जो सर्किल की इक्वेशन है x² + y² माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 में पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 9, 16, 3 ये 4 दूनी 8 में से 3 गया, तो ये 9 और 16 हो गया 25, और 25 में से 11 गया रूट 14, तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये सही ऑप्शन हो गया। तो ये हम लोग लिख रहे हैं रूट 14, ध्यान रखना है इसको रूट 14 लिखा जा रहा है ना। एक एक करके देखिएगा, 1 मिनट, ये हमने सही लिखा है, वैसे डेटा सही है। अब ये थीटा निकालना है, तो थीटा दोस्तों अगर हम लोग निकालें तो इनके बीच का हम लोग रिलेशन देख रहे हैं tan थीटा बाई, क्योंकि अगर एंगल थीटा है तो ये कितना हो जाएगा θ/2, तो tan θ/2 निकालोगे तो ये आ जाएगा 2/√14, मतलब ये π/3 तो नहीं आने वाला, क्योंकि 1/√3 नहीं है। इस सर्कम सर्किल की इक्वेशन लिखना है इसकी, तो आप क्या करो, डायमीटर फॉर्म मानते हुए इक्वेशन लिख लेते हैं। तो इक्वेशन हो जाएगा सी ऑप्शन में x - x1 x - x2 प्लस y - y1 y - y2 इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा आपका x² प्लस y² माइनस 3x माइनस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0, ये भी सही है ऑप्शन। अब कह रहा है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PACB, ये राइट एंगल है ना, तो इन दोनों का एरिया निकाल के और डबल कर दिया जाए, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का वैल्यू हो जाएगा आपका L × R होता है, तो √14 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिए, तो ये आ जाएगा आपका √2√14, और आंसर में लिखा है 3√7, तो ये तो गलत हो गया ना आपका एक प्रकार से ऑप्शन। तो आंसर ए और सी आ गए। यहाँ पे देखो एक ही करके बताते, इनफैक्ट ए और सी, हाँ ये तो गलत हो गया ना आंसर। इस क्वेश्चन को कैसे पी किए, पहले डायग्राम बना लिए, डायग्राम बनाने के बाद आप क्या करिए, एल की वैल्यू निकाल लीजिए √S1 से, जो कि मैंने बताया है, और जब ये फॉर्मूला लगा रहे हैं तो x² और y² का सर्किल में कोफिशिएंट +1 हो जाना चाहिए। फिर आप रेडियस ऑफ सर्किल निकाल लो, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, तो उससे हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की वैल्यू मिल जाएगी 2√14, जबकि ये कुछ और ही दिया है, तो ये गलत कर देंगे। इस सर्कम सर्किल का इक्वेशन JEE 2009 में भी पूछा जा चुका है, वो क्वेश्चन मैं कराऊंगा नहीं क्योंकि उसका यही पार्ट है। तो वो क्या होगा, इनको डायमीटर मानते हुए सर्किल की इक्वेशन लिख देंगे इस सर्कम सर्किल की इक्वेशन लिखने के लिए। ऐसा क्यों, क्योंकि ये 90-90 है, सेमी सर्किल वाले कंसेप्ट यहाँ पे होल्ड कर जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखना, PAB सर्किल का सर्कम सर्किल पूछे या इस क्वाड्रिलेटरल का सर्कम सर्किल पूछे, दोनों की वैल्यू सेम होती है और दोनों के आंसर सेम होते हैं, अलग अलग नहीं लिखेंगे। फिर एक पार्ट में क्या है कि एंगल बिटवीन कह रहा है, तो ये एंगल tan θ/2 की वैल्यू निकाले हैं, तो ये 1/√3 तो नहीं आया है ना, तो π/3 नहीं आएगा।
और इसका सर्कम सर्किल की इक्वेशन लिख दिए, ये गलत हो ही गया। ये पावर ऑफ पॉइंट मैं फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, पावर ऑफ पॉइंट क्या होता है, ये जो पी ए है ना, इसी का स्क्वायर होता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर, जिसको S1 कहते हैं। ये एक नया टर्म है। लेंथ ऑफ टेंजेंट अपने सिलेबस में है, पावर ऑफ पॉइंट वैसे बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने मोर देन का अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब आप लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, हमने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, कंसीडर द सर्किल C1 एंड C2, दो सर्किल हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, पॉइंट C आउटसाइड डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, रेडिकल एक्सिस, ये सारी चीज़ें डायग्राम से हो जाएंगी। ये सर्किल सेंटर्ड एट ओरिजिन है, इसका रेडियस 4 है, इसका सेंटर है 6,0 और इसका रेडियस कितना आएगा, 6 का 36 में से 32 गया 4, 2। तो देखो इसको कैसे करेंगे, एक का रेडियस 4 बना दिया और इसका सेंटर था 6,0, ये 4,0 है, ध्यान रखना, ये 4, कितना है 0 और 6,0 क्या होगा, रेडियस 2, तो आप कहोगे कि सर ये इस तरह से आएगा, ऐसे छोटा सर्किल 6,0 और रेडियस 2, तो इसमें कितने कॉमन टेंजेंट होंगे, तो आप कहोगे 3 आएंगे। दूसरा एक नीचे से बना सकते हैं, है ना, देखने में डायग्राम जो भी लगे, इसको थोड़ा बड़ा बनाइएगा। अब देखिए ये पॉइंट को निकालना है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो हम लोगों को मालूम है दोस्तों, ये होता है आपका 2 और ये है आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 4। तो ये 0 0, तो इसको क्या करेगा, ये एक्सटर्नली रेशियो में डिवाइड करेगा 4:2 के। तो P का कोऑर्डिनेट लिख देंगे सीधे सीधे, या सिमिलर ट्रायंगल भी लगा सकते हैं। ये जैसे λ,0 मान लिए, तो ये दोनों, ये ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि λ/4, ये λ/4 इक्वल टू, ये कितना होगा, तो λ-6 होल डिवाइडेड बाई 2। तब यहाँ से वैल्यू निकाल लो, तो ये 2, तो ये हो जाएगा λ इक्वल टू 2λ-12, तो λ की वैल्यू आ जाएगी 12, तो ये पॉइंट आ जाएगा 12,0, है ना, ये सिमिलर ट्रायंगल से निकाल लिए। तो ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इंटरसेक्ट है 12,0, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 3, ये तो 2 ही बनाए हैं, तीसरा ये है जिसको रेडिकल एक्सिस भी कह सकते हैं, और इसकी इक्वेशन है x इक्वल टू 4, और x इक्वल टू 4 का स्लोप क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है ना। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितने हो गए, 3 हो गए। अब सवाल ये उठता है कि ये बी ऑप्शन का क्या करें, तो ये हमने बोला था ना कि इसको पुट कर देंगे इसमें, तो C1 को जनरल इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया जाए, तो ये 4,1 रखोगे तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो ये तो बाहर हो गया। C2, ये 4,1 है कहाँ, एक बार थोड़ा चेक करिए, तो 4,1 आप कहोगे कि सर ये तो यहाँ पे है कहीं पे, है ना, कहीं भी बना देते हैं 4,1, और ये क्लियरली सर्किल के क्या है, बाहर है, तो ये जो लिख दिया है ना, इसकी वजह से ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, है ना, ये गलत हो गया है। ये तो सही है ही आउटसाइड, लेकिन ओवरऑल ऑप्शन को हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, क्योंकि एंड लगा हुआ है, एंड में दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू हों तो ट्रू कहा जाता है ना। तो देखो इसमें सिंपल डायग्राम बनाया गया है, एक डायग्राम बनाया लॉलीपॉप टाइप का, एक छोटा सर्किल बना दिया, 3 टेंजेंट बना दिए, ये सिमिलर ट्रायंगल से निकाल लिया। और अगर ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे तो फिर क्या करोगे फिर, है ना, ऐसे क्वेश्चन तो कर ही लेना चाहिए, और फ्री फंड के नंबर मिलेंगे 4-4 नंबर। ऐसे हम आपको जे एडवांस के भी देखिएगा 2 से 3-4 क्वेश्चन कराएंगे, तो वो भी आसानी से ही हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, लेट x² + y² - 6x - 6y + 9 = 0, और उसी तरह से दूसरा सर्किल दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर करेक्ट, मोर देन चॉइस का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले आप जैसे डेटा पढ़ोगे ना, तो आपको एहसास होगा कि ये दोनों सर्किल आपके बोथ एक्सिस को टच कर रहे हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका सेंटर है और इसका थर्ड क्वाड्रेंट में, और दोनों के रेडियस सेम है ना। ये आपको पहचानना होगा। तो एक सर्किल हमने यहाँ बना दीजिए, है ना, जहाँ पे सेंटर क्या है 3,3,
और इसका नाम है S इक्वल टू 0, और दूसरा सर्किल इधर है थर्ड क्वाड्रेंट वाला, उसको भी एकदम अच्छे से बनाते हैं इस तरह से। तो ये सेम रेडियस के सर्किल हैं, तो ऑब्वियसली ये टेंजेंट क्या होंगे, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आपस में पैरेलल हो जाएंगे, और इनको कहेंगे हम लोग ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, और दीज आर परपेंडिकुलर, है ना। तो एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो गया डायग्राम से। इसीलिए डायग्राम की भी इंपॉर्टेंस है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कभी कभी डायग्राम बना लेते हैं। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर करेक्ट। तो पहला ऑप्शन है कि दे डू नॉट इंटरसेक्ट, बिल्कुल सही आंसर है। ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। दे टचेज ईच अदर, ये गलत हो गया। देयर एक्सटीरियर कॉमन टेंजेंट आर, एक्सटीरियर मतलब ये जो कॉमन टेंजेंट है जिसको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कहते हैं, आर पैरेलल, और इंटीरियर कॉमन टेंजेंट मतलब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट आर परपेंडिकुलर, ये भी सही हो गया। तो इसका आंसर है ए, सी और डी, मतलब ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। इसमें हमने क्या बताया था कि जब सर्किल दोनों एक्सिस को टच करते हैं, तो जब सर्किल दोनों एक्सिस को टच करता है तो उसका कोई भी पार्ट, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाएंगे तो इसका कोई भी पार्ट अदर क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा, उसी तरह से इसका कोई भी पार्ट इधर लाई नहीं करेगा। और ये सेम रेडियस के हैं तो ये इनका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होगा, पैरेलल होगा। ये तो सेम साइज़ के हैं तो इसी की रेखा होगा ना। और दूसरा कि ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट जिसको इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कह रहा है, इंटीरियर कॉमन टेंजेंट मतलब ये, इसको कई सारे नाम होते हैं, इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है ना, या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट या इंटीरियर कॉमन टेंजेंट, ये एक ही टर्म है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, एक्सटीरियर, ये सब एक है। तो ट्रांसवर्स और डायरेक्ट ये ध्यान रखना। डायरेक्ट ही वैसे बोलते हैं, डीसीटी और टीसीटी बोला जाता है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। एक बार फिर से बना ही देता हूँ उसको, जैसे कई स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इसको कहते हैं डायरेक्ट डीसीटी, है ना, और इसी को मैं अलग से बना देता हूँ, जैसे ये होता है आपका टीसीटी। इसमें इम्पॉर्टेंट ये होता है पॉइंट दोस्तों, जो कि मैंने क्वेश्चन में भी बताया था, कि ये जो सेंटर ज्वाइनिंग लाइन है ना C1 C2, इसको P एक्सटर्नली R1:R2 रेशियो में इंटरसेक्ट करता है, और यहाँ पे सेंटर ज्वाइनिंग जो लाइन होती है R2 या R1, तो ये C1 C2, ये जो Q पॉइंट है ना, ये इंटरनली डिवाइड करता है। तो यहाँ पे जो T1 T2 की लेंथ, कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ का फॉर्मूला होता है वो C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस डिफरेंस ऑफ रेडियस का स्क्वायर होता है, और यहाँ जो इसकी वैल्यू आती है वो C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस सम ऑफ रेडियस का स्क्वायर आता है। ये उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, एक बस ध्यान रखने वाली चीज़ है कि इसको डीसीटी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कहते हैं, और ये एक्सटर्नल डिवीजन। जब कभी कॉमन टेंजेंट का नंबर इक्वेशन निकालना हो तो डायरेक्ट एक्सटीरियर एक्सटर्नल डिवीजन से हम लोग P का वैल्यू निकाल लेंगे कोऑर्डिनेट का, और y इक्वल टू y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 करके लाइन की इक्वेशन, और किसी एक पे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अप्लाई कर देंगे। सिमिलर हियर, यहाँ इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगा के y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 लगाएंगे, और किसी एक सर्किल पे आपका फॉर्मूला लगाएंगे। जब जेई जब सब्जेक्टिव होता था, जब 12-12 नंबर के क्वेश्चन आते थे एक एक, तब तो ये क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब बहुत टाइम टेकिंग होते हैं, तो इसका एक पार्ट पूछ सकता है, जो कि मैंने कॉम्प्रिहेंशन में आपको बताया भी था। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और जिसका आंसर है ACD। अब आप लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, कंसीडर द सर्किल्स S and S डैश विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट फिर से आया क्वेश्चन, R1 R2 C1 C2 वाले मेथड से निकाल लेंगे। फिर पावर ऑफ द पॉइंट मतलब लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट का, लेंथ ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर को ही पावर ऑफ पॉइंट कहते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू दिस सर्किल आर सेम, देन P मूव्स ऑन द लाइन, मतलब रेडिकल एक्सिस डायरेक्टली पूछा जा रहा है। सम ऑफ द y इंटरसेप्ट ऑफ द बोथ सर्किल पूछा जा रहा है। 2 सर्किल्स आर ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन, मतलब ये ऑप्शन वाइज बड़ी आसान सा क्वेश्चन है, इसमें एक एक करके करते हैं। तो हमने आपको बताया था कि पहले सर्किल का सेंटर क्या है 0 0, पहले सर्किल का रेडियस क्या है 2, दूसरे सर्किल का सेंटर क्या है, निकालिए इसको, वहाँ है सेंटर 1,2, और इसका रेडियस कितना है R2, तो ये निकालेंगे 1 + 4 - 4 विच इज़ 1। अगर हम C1 C2 की बात करें तो कितना आएगा, तो √5 आएगा। R1 + R2 की बात करते हैं तो ये कितना आता है 3 आएगा।
R1 माइनस R2 की बात करते हैं तो ये इसका मॉडुलस की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। ये नंबर क्लियरली R1 माइनस R2, ये C1 C2 और ये R1 प्लस R2 लाई कर रहा है, मतलब एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इज 2। सही है, तो ए ऑप्शन सही हो गया। इसके आगे टी लिख देता हूँ, ट्रू। बी ऑप्शन चेक करते हैं। अब कह रहा है कि पावर ऑफ पॉइंट रेडिकल एक्सिस एस माइनस एस डैश इक्वल टू 0। तो हमने आपको बताया था कि एस और एस डैश को लिखते समय थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 और एस डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0 है ना। इनको सब्ट्रैक्ट करना है। एक बार ये प्लस 4 है दोस्तों, तो s माइनस एस डैश करोगे तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 4y माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ x प्लस 2y इक्वल टू 4 लिख देंगे, तो ये भी सही हो गया, x प्लस 2y इक्वल टू 4। सम ऑफ y इंटरसेप्ट निकालना है तो y1 लिखते हैं 2 टाइम्स जी स्क्वायर माइनस सी। तो ये तो डायरेक्टली सेंटर एट ओरिजिन है, तो 4 लिख दोगे, 2 टाइम्स 4 विच इज़ कितना आ जाएगा, ये 4 आएगा। और y2 के लिए तो 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एफ स्क्वायर, मतलब ये कितना है, 4। तो 4 माइनस 4 करोगे तो कितना हो जाए, 2। ये फॉर्मूला होता है ना जी, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी। तो वैल्यू लिख दो यहाँ पे, 2 टाइम्स एफ कितना हो जाएगा, 4 माइनस सी 4। तो ये तो 0 आ गया। तो इन दोनों का सम कितना है, 6 नहीं है 4। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। और 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 करते हैं। ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन बेटा, 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 तीसरे क्वेश्चन में लगा रहा हूँ। 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 करोगे तो कितना आ जाएगा, g1 g2 गायब ही है भाई साहब। और c1 प्लस c2 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 4 माइनस 4 ये भी 0 आ जाएगा। माइनस 4 प्लस 4 फाइनली 0। तो ये होल्ड कर जाएगा, तो ऑर्थोगोनल भी हो जाएगा। मतलब ये भाई साहब लोग, ये कुछ डायग्राम वाइज ऐसे होंगे, है ना। ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं, पाइथागोरस नहीं लगा रहे हैं। 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2 अगर वाईफाई हो जाता है तो सर्किल ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं। लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट का फॉर्मूला 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी। लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। भूलना मत, भूल जाते हो आप सब। उसके बाद क्या है, पावर ऑफ ए पॉइंट, ये केवल भगाया गया है, आपको बुद्धू बनाया जा रहा है। ये अपना क्या होता है, रेडिकल एक्सिस। और ये कहोगे ये तो हम लोग एक्सपर्ट हैं पूरा R1 R2 मेथड से। अगर C1 C2 की वैल्यू R1 प्लस R2 के इक्वल आ गई, मतलब एक्सटर्नली टच करते हैं। अगर C1 C2 R1 प्लस R2 से ग्रेटर आ गया, मतलब दोनों सर्किल एक दूसरे के बाहर हैं, जिसमें 4 हम लोगों ने टेंजेंट बनाए थे। C1 C2 की वैल्यू लेस देन R1 प्लस R2 है और ग्रेटर देन मॉड ऑफ R1 माइनस R2 है, मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। C1 C2 की वैल्यू अगर मॉड ऑफ R1 माइनस R2 के इक्वल हो जाती तो एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं, जिसमें एक कॉमन टेंजेंट लिखते हैं। और C1 C2 की वैल्यू लेस देन मॉड ऑफ R1 माइनस R2 के इक्वल हो जाए तो क्या, तो सर्किल में कोई कॉमन टेंजेंट नहीं होता, लेकिन सभी केसेज में एक कॉमन नॉर्मल होगा जो सर्किल के सेंटर से पास होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में और आ सकते हैं, तो दैट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब लिखिए आप अगला क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिख रखा है, लल्लू छाप टाइप का क्वेश्चन है। इसमें बस क्या है कि दो सर्किल ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आपको P की वैल्यू बतानी है। तो क्या जानते हैं ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन के लिए, जल्दी बताइए, फटाफट बताइए। तो 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2। अगर इतना करने के बावजूद बेटा IIT JEE 2020 में क्वेश्चन अगर नहीं किए ना, तो बहुत कुछ आई होगी आप सब लोग की होंगी, है ना। ये बार बार मैं लिखवा रहा हूँ, ध्यान रखना। तो ये 2 टाइम्स g1 कितना है g1 भाई, तो p/2 याद रखना, अच्छे से लिखिएगा। g2 कितना है, तो -5 प्लस 2 टाइम्स f1 कितना है, तो अगेन p/2। f2 की ऑलरेडी जनरल फॉर्म में है, इसलिए वैल्यू डायरेक्टली पिक कर रहे हैं। f2 कितना है, तो ये p है, इक्वल टू c1 कितना है, तो -7 और c2 कितना है, तो 1 है। क्लियर। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो दिस इज़ -5p और ये कौन है, तो p² और इधर से आएगा +6 इक्वल टू 0। तो p की दो वैल्यूज़ आएंगी 2 और 3। तो p इधर 2 हो सकता है और 3 हो सकता है, दोनों के लिए ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया,
है ना। ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन क्या होती है, तो 2G1G2 + 2F1F2 = C1 + C2। और हमारे साथ दोस्तों आप भी बोला करिए, है ना, आलस मत करिए, आलस मत करिए, आप भी बोलते रहिए, हमारे साथ रिवीजन करते रहिए। हम कोशिश करेंगे कि हर टॉपिक के 20-20 क्वेश्चन करा दें, है ना, वेरी स्पेशल 20 क्वेश्चन, VS 20 करके, विवेक सिंह 20, विक्ट्री स्पेशल, विक्ट्री सक्सेस 20, कोई भी बोल सकते हो। तो वो हम कोशिश करते हैं, है ना। अभी हम लोग कौन सा सर्किल पढ़ रहे हैं, इसके बाद पैराबोला के भी 20-22 क्वेश्चन करेंगे, 20 से 25 के बीच में रहेगा। अब कुछ भी हो सकता है, एग्जैक्ट नंबर हमें भी याद नहीं रहता है, अब गिन सकते हो अगर आपके पास फुर्सत वाला टाइम है तो। मैं कहूँगा कि ये सारे क्वेश्चंस को ना आप रफ पे करते रहो, उससे एडवांटेज मिलेगा। यकीन मानो जब सर्किल का क्वेश्चन आप जेई में देखोगे ना, तो आपको एकदम फियर जो होता है ना ख़त्म ही हो जाएगा, आप एकदम अटैक कर जाओगे। और ऐसे पूरे सिलेबस में करोगे, प्रोबेबिलिटी और पीएनसी को भी नहीं छोड़ेंगे, उसको भी धुलाई करेंगे, है ना। उसमें भी 20-20 क्वेश्चन करके कॉन्फिडेंस बढ़ा लिया जाएगा। और थ्योरी पार्ट हमने ऑलरेडी जेई मेन क्रैश कोर्स में कंप्लीट कर रखा है दोस्तों। तो थ्योरी के लिए जिनको थ्योरी मगना हो ना, वो उनको उस क्लास को आप आराम से देख सकते हैं, है ना। दोबारा हम थ्योरी कवर नहीं कराएंगे, आप भी जानते हैं समय कम है, हम पहले 20-20 क्वेश्चन करा लें, यही हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये हमने आपका क्वेश्चन बता दिया, अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, ये कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें एक रिलेशन दिया रहता है और एक एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज़ करता है। तो इसके दो तरीके होते हैं, एक हम पैरामेट्रिक फॉर्म के थ्रू जा सकते हैं और दूसरा होता है कि हम लोग क्या करें ज्योमेट्री से जा सकते हैं। तो हम इसको पैरामेट्रिक फॉर्म से ही कर देते हैं। ध्यान से देखिए, कोई XY इस सर्किल पर लाई कर रहा है, इस सर्किल की इक्वेशन है, और सर्किल की इक्वेशन क्या है, x-7 का होल स्क्वायर, और ये y-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर होता है आपका 49, इसका 9 और ये प्लस 6, एक बार जोड़ो, 9 6 15, ये कितना हो गया, 9 6 15, और ये 64 होगा ना, 8 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। तो x की वैल्यू कोई भी लिख सकते हैं, x की वैल्यू हो जाएगी 7 + 8 cos थीटा, और y की वैल्यू हो जाएगी 3 + 8 cos थीटा, सॉरी 8 sin थीटा होता है ना, r cos थीटा r sin थीटा, जहाँ पे थीटा अपना कोई भी एंगल हो सकता है क्लोज इंटरवल 0 से 2π तक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरामेट्रिक एंगल। अब जो एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है आपको, उसको सपोज ई मान लीजिए, और ये लिखा है 3x + 4y, वैल्यू रख दीजिए। तो 3 × x लिखोगे 7 + 8 cos थीटा, और यहाँ पे 4y मतलब 4 + 3 + 8 sin थीटा। तो ये कितने हो गए, 17 का 21 और 4 × 12, 21 और 12 कितना होता है जी, है ना, पहले लिख लेते हैं वैसे ही, 21 और 12, और फिर यहाँ 8 को कॉमन ले लिए तो 3 cos थीटा + 4 sin थीटा। इसकी भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है, हम लोगों को पता है कि अगर मैक्सिमाइज़ करना है तो इन भाई साहब की वैल्यू 5 रखनी होगी। तो ये हो जाएगा, ई की मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो तो आप कह सकते हो कि सर ये 21 है, ये 12 है, और ये 8 × 5 = 40 है। तो ये हो गया 73 आ जाएगा आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 73, जो कि एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। और सवाल ये उठता है कि ये क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये आप लोग बार बार भूल जाते हो, और अच्छी बात भी है आपका भूलना, क्योंकि एग्ज़ाम तो मैं देने जा रहा हूँ ना आपका। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है √a² + b², और इसकी मिनिमम वैल्यू होती है -√a² + b²। तो ये जो 3² + 4² का स्क्वायर रूट लिए हैं, उससे 5 आया है, और 5 मैक्सिमाइज़ कर दिए हैं। अगर मिनिमाइज़ करना होता तो यहाँ -5 लिख देते। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन भी बोर्ड पे लिख रखा है। द स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट द सर्किल एट A and B, देन फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एट A and B। ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। एक सर्किल है, लाइन ने क्या किया, सर्किल को दो जगह इंटरसेक्ट किया, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंस है A और B पे, मान लीजिए ये आपका पॉइंट P है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसमें बस करते क्या हैं कि ये जो लाइन है ना, हमने कहा भी था कि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक स्पेशल चीज़ पाओगे कि एक ही लाइन को दो तरीके से आप लिखोगे। तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की तरह काम कर रही है लाइन। तो t = 0 से क्या हो जाएगा, x(x1) + y(y1) -25 = 0। लेकिन इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है, x कहाँ है, ये x - 2y + 1 = 0।
अब इन दोनों लाइनों को इक्वेट कर दो तो वी गेट x1 इक्वल टू y1 अपॉन -2 इक्वल टू -25। तो यहाँ से आपको x1 की वैल्यू -25 मिल जाएगी और y1 कितना मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा आपको बेटा 50। तो ये -25, 50 हो जाएगा। इसी का हमने आंसर उधर लिख रखा है। तो ये ध्यान रखना, ये कर्व चेंज हो सकता है। परेशान करने के लिए आपको हो सकता है ये जनरल सर्किल थी, आप उसमें t इक्वल टू 0 लिखेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन तभी भी आप पेशेंस से लिख लीजिएगा, है ना। और फिर ये t इक्वल टू 0 लिखेंगे, ये लाइन की इक्वेशन दी ही है, दोनों को आइडेंटिकल करेंगे। आइडेंटिकल जब लाइन होती है तो क्या करते हैं, तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 करते हैं। क्लियर। तो इस तरह से हम लोगों ने ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, इसमें क्या करना है, एक सर्किल ने दूसरे सर्किल के सरकमफ्रेंस को बाइसेक्ट कर रखा है, तो आपको ए बी जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। सवाल ये उठता है, ये बाइसेक्टर वाला लॉजिक क्या है भाई। तो ये मान लीजिए सर्किल है, इसके सरकमफ्रेंस को बाइसेक्ट करने वाली लाइन क्या होती है, डायमीटर। तो डायमीटर खींच दिया, लेकिन ये लाइन नहीं बाइसेक्ट कर रही है, ये काम एक सर्किल कर रहा है। वो सर्किल का इक्वेशन आपको दिया है, इस तरह से बना देते हैं, एस इक्वल टू 0 और ये है अपना एस डैश इक्वल टू 0। तो क्या होगा, ये जो कॉमन कॉर्ड है, जिसको कॉमन कॉर्ड कहते हैं हम लोग, कॉमन कॉर्ड, ये दिख रहा है कि छोटे वाले सर्किल के सेंटर से पास हो रही है, जिसका सरकमफ्रेंस बाइसेक्ट हो रहा है, और ये कितना है, तो 1, -4 है। क्लियर। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन लिख लेते हैं, s माइनस एस डैश इक्वल टू 0 से। तो ये क्या लिखोगे, सब्ट्रैक्ट करो तो 6x और ये 14y प्लस a प्लस बी इक्वल टू 0, है ना। पहले ए बी में रिलेशन तो निकाल लें, इसको 1, -4 से पास करा देते हैं, तो 6 -14 चौका 56 प्लस a प्लस बी इक्वल टू 0। तो a प्लस बी पॉजिटिव नंबर्स हैं और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 50। अब हम लोग ये जानते हैं कि a और b अगर पॉजिटिव नंबर हैं तो अर्थमेटिक मीन ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो ये 50 रखोगे तो 25 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू जो है वो 25 के स्क्वायर से लेस या उसके इक्वल आ जाएगी। तो आप कह सकते हो कि ए बी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 625 के इक्वल, 25 का स्क्वायर। एक चीज़ दोस्तों आप लोगों को दिक्कत हो सकती है, यहाँ AMGM कर रहा हूँ, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, है ना। नॉर्मली स्टूडेंट की आदत होती है, जब AMGM देखता है ना तो वो पलट जाता है ना, कछुए की तरह, एकदम तेंदुए की तरह पलट जाएगा और कहेगा सर हमें AMGM नहीं आता। तो देखो AMGM नहीं आता तब भी कोई दिक्कत नहीं है, b की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे ना, और ये फंक्शन को हम लोग AB को ऐसे बना देते हैं और यहाँ पे लिख देंगे 50 माइनस a, तो ये हो जाएगा 50a माइनस a स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो 50 - 2a और इसकी वैल्यू 0 कर देंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। डबल डेरिवेटिव दिख ही रहा है नेगेटिव, तो f a की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 25 रखने में मिल जाएगी। तो 25 × 25 कितना होगा, यहाँ भी 25 रख दिया तो ये कितना हो जाएगा आपका 625। तो कैलकुलस से भी जा सकते हैं, कोऑर्डिनेट से जा सकते हैं, बाई मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर से भी जा सकते हैं, अरे जैसे भी जाओगे 625 पे पहुंचोगे। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। वैसे AMGM इज़ द बेटर ऑप्शन और IIT फेवरेट है AMGM, कभी भी आ सकता है, बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग IIT JEE के कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम करेंगे। तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये IIT JEE 2013 का क्वेश्चन है, मोर देन चॉइस। सर्किल टचिंग x एक्सिस एट डिस्टेंस 3 फ्रॉम द ओरिजिन एंड हैविंग द इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ ऑन द y एक्सिस। y इंटरसेप्ट का फॉर्मूला हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ f स्क्वायर माइनस c, और x इंटरसेप्ट 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर माइनस c। तो एक काम करते हैं, और ये हर जगह देखो तो सेंटर जो एब्सिसा है वो -6 दे रखा है, मतलब राइट साइड की बात कर रहा है। तो ऐसे एक रफली डायग्राम बना लीजिए, यहाँ पे ये टच कर रहा है 3, 0 और ये है आपका कौन सी लाइन है, y इक्वल टू 0। ये फैमिली ऑफ सर्किल से जा सकते हैं, सर्किल की इक्वेशन लिख सकते हैं x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स y इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x प्लस लैम्डा y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो 9 तो हर जगह दिया है, तो उससे ऑप्शन में नहीं जा सकते। तो इसका 2 टाइम्स f कितना है, लैम्डा बाई 2
का होल स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू ये कितना है 2√7। तो ये 2 2 कैंसिल, तो लैम्डा बाई 2 का जो स्क्वायर करोगे आप तो ये 9 और 7 कितने हो जाएंगे 16। तो ये लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी +-8। तो आंसर एक ये हो जाएगा और एक ये आ जाएगा, मतलब सी ऑप्शन है और ए ऑप्शन है। ध्यान रखना है ना, ये 7 बुद्धू बनाया गया है। ऐसे लग रहा है कि इस तरह से स्टूडेंट गलत कर सकते हैं। तो +-8 हो जाएगा। +-8 जैसे यहाँ रखोगे ये सर्किल की इक्वेशन क्या हो जाएगा, x² + y² - 6x +-8 टाइम्स y + 9 = 0। तो ये मोर देन चॉइस का क्वेश्चन है, तो एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एट डिस्टेंस 3 फ्रॉम द ओरिजिन दिया है, तो ये हमने 3,0 बनाया। आप -3,0 करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो उस समय +6x आएगा चारों ऑप्शन में। तो वो दिया नहीं है, इसलिए हम उस केस को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज़ हम मान के चलेंगे दोस्तों, वो भी एक केसेस हो सकता है। क्योंकि ये चीज़ ध्यान रखना कि हम यहाँ 3,0 पे सर्किल को यहाँ पे टच कराते हैं, ऐसे वो इंटरसेप्ट भी कर रहा है, उसमें मत जाइएगा। और यहाँ पे इस तरह से लिख दें, है ना, इसको थोड़ा बड़ा बनाइए, नहीं तो कई तो उस टेंशन में आ जाएंगे कि वाई इंटरसेप्ट नहीं हुआ, या इस तरह से बना दें। तो आप कह सकते हो कि ये दोनों आंसर में 3 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन और एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, लेकिन ये केस है नहीं, तो इसलिए उसको कंसीडर नहीं किया है। वैसे इसको भी कंसीडर करना चाहिए था यहाँ +- लिख के, लेकिन उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो आपका ऑप्शन एक हो गया है ए ऑप्शन और दूसरा हो गया सी ऑप्शन। तो इस तरह से जेई 2013 का ही क्वेश्चन देख रहे हो ना, ऐसे ही हर क्वेश्चन होता है दोस्तों। सारे क्वेश्चंस आप जेई 2006 से लेकर जेई 2019 तक के जो क्वेश्चन आए हैं, 2007 से 6 को आप छोड़ दीजिए, जहाँ से नया पैटर्न स्टार्ट हुआ है 2-2 पेपर वाला, वो 2007 से स्टार्ट हुआ है। तो वहाँ से आप 19 तक के सारे क्वेश्चंस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कर लेंगे, और ज़रूर करना चाहिए आपको, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी बारिश में भीग रहे हों, क्वेश्चंस करना चाहिए। तो अब आप लिखिए जेई 2016 का क्वेश्चन, और ये हमारे इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, मैंने 2016 का क्वेश्चन लिख रखा है, जो कि रिसेंटली एक टफ़ पेपर माना जाता है 2016 का मैथ का। तो इसमें क्या है बेसिकली मैं बताता हूँ। वैसे वो सबसे आसान पेपर था अगर आपने अच्छे से पढ़ाई किया होता तो, लेकिन अभी तो आप लोग फ्यूचर में देने जा रहे हो, तो फ्यूचर IITN पे पढ़ रहे हो ये कुल मिला के। तो देखिए इसमें क्या है, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, और आप हमें निराश नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से अपने शेयर कर लिए होंगे, है ना। हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर जोड़िए, यही हमारी फ़ीस है दोस्तों। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि इसमें क्या है कि RS एक डायमीटर है सर्किल का, जिसमें S एक पॉइंट है 1,0। ये डायग्राम केवल बनाना है, देखिएगा कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वैसे भी IIT के क्वेश्चन में पेन बहुत कम चलाना पड़ता है। तो ये हमने एक सर्किल बनाया है ना, देखते जाना। S को कह रहा है 1,0, तो S यहाँ बना देते हैं 1,0, और R ऑब्वियसली डायमीटर है, तो सेंटर से पास होगी लाइन। अब क्या कह रहा है, P एक वेरिएबल पॉइंट है अदर देन R एंड S, कहीं भी बना देते हैं P, मान लीजिए यहाँ हमने सेलेक्ट किया इस P को। अब क्या कह रहा है कि टेंजेंट टू द सर्किल एट S, तो यहाँ पे टेंजेंट बनाओ, एंड P मीट द पॉइंट Q, तो इस पे हमने टेंजेंट बनाया ऐसे, तो ये Q पे मीट कर रहा है, तो इसको Q बना देते हैं। अब कह रहे हैं नॉर्मल ऑफ द सर्किल एट P, तो P का नॉर्मल सर्किल के सेंटर से पास करेगा, है ना, ये P है पॉइंट, ध्यान रखिएगा। नॉर्मल एट द सर्किल एट P इंटरसेक्ट द लाइन ड्रॉन थ्रू Q एंड पैरेलल टू RS, तो RS के पैरेलल Q से लाइन ड्रॉ करा देते हैं यहाँ से। तो ये कहाँ पे मीट कर रहा है, ये E पे, E का लोकस चाहिए, तो इसको HK बना देते हैं, है ना। देखते जाना कैसे करेंगे। ये वेरिएबल को कम से कम रखते हैं दोस्तों, तो इसको थीटा मान लेते हैं, तो ये अपना टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू P वाले लॉजिक से क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1। तो इस Q का आप शीशा तो 1 ही है, ऑर्डिनेट इसमें पुट करके निकाल लो, तो 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। देखो एक एक करके हो जाएगा। और ये लाइन की इक्वेशन क्या है, तो y इक्वल टू, ये कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा होता है ना, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू टैन थीटा टाइम्स x। क्लियर। तो HK क्या है, इन पे लाई कर रहा है, तो आप ध्यान से देखिए, तो K की वैल्यू ऑर्डिनेट के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये लाइन हॉरिजेंटल है, तो इसके इक्वल करोगे तो ये 1 माइनस कॉस थीटा बाई
क्या लिखोगे, साइन थीटा, और ये नथिंग बट tan थीटा बाई 2 होता है दोस्तों, tan थीटा बाई 2 हो जाता है। क्लियर। और यहाँ से एच के इस्प्लाई करेगा तो एच बाई के की वैल्यू tan थीटा, और tan थीटा का हाफ एंगल फार्मूला लगा दें तो 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये वैल्यू रख दीजिए बस, के की वैल्यू है तो 2k अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर। अब अदर देन कह रहा है तो के आपका 0 नहीं हो सकता, तो x इक्वल टू 1 माइनस, एक मिनट, ये 2x इक्वल टू होगा दोस्तों, ये ध्यान रखना, ये 2 भी तो है एक, तो हैंस ये आ जाएगा 2k 2 टाइम्स h इक्वल टू 1 माइनस के स्क्वायर। तो e का लोकस हो जाएगा, लोकस ऑफ e इज़ तो 2x इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर, वही चीज़ है पैराबोला, वो नहीं पूछा गया है। और चारों ऑप्शन में चेक करेंगे तो ये 2 ऑप्शन आएंगे जो इससे पास होंगे। ऑब्वियसली ऑप्शन देख के तो समझ ही जाना चाहिए कि आंसर या तो ए और सी में से होगा या तो बी और डी में से होगा, क्योंकि वाई में एक सिमेट्री है, वाई की जगह माइनस वाई से रिप्लेस करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्या किया हमने, तो देखो एक बार शुरू से बता देता हूँ, इसको एकदम ध्यान से देखना। पहले सर्किल बनाया डायग्राम में रफली, आप लोग ये सर्किल नहीं बनाते हो ना, इसी वजह से आपसे क्वेश्चन नहीं होता है। सर्किल बनाए, एस को दिखा दिया 1,0, लाइन खींच दिया टेंजेंट, वर्टिकल लाइन होगी, यहाँ पी कहीं भी दिखा सकते हैं, इधर भी दिखा देते तो इधर बनाते, कहीं भी दिखाइए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। था हमने पी यहाँ दिखाया, तो पी पे टेंजेंट इसको इंटरसेक्ट कर रहा है क्यू पे, तो 1,1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा आ गया क्यू का कोऑर्डिनेट। अब कह रहा है कि जो पी पे नॉर्मल है और क्यू पे जो लाइन है जो आर एस के पैरेलल है वो ई पे जाके इंटरसेक्ट करते हैं। ई देख रहे हो ना, वाई इसका नॉन जीरो है तो इसलिए के को उड़ा दिया है ना। अदर देन पी कह रहा है तो अदर देन आर एन एस, मतलब वैसे भी वाई जीरो नहीं हो सकता, वाई जीरो है भी नहीं ऑप्शन में, ये भी कह सकते हो। दूसरा चीज़ ये है कि एच के को ये के इसके इक्वल कर दिया, क्योंकि ये आपका क्या है, हॉरिजेंटल लाइन है, तो इनके ऑर्डिनेट सेम होंगे वाई, तो के इक्वल टू दिस एंड एच के को इस पे लाई करा दिए। तो आपका tan थीटा का हाफ एंगल फार्मूला लगाया 2 tan थीटा बाई 2 अपन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, तो वहाँ से tan थीटा बाई 2 कितना आया था के, तो 2k अपन 1 माइनस के स्क्वायर, इसको 2h इक्वल टू 1 माइनस के स्क्वायर के इक्वल आ जाता है, के कैंसिल कर दिया, और हम लोगों को पता चला कि एच के मतलब जो पॉइंट लाई कर रहा है वो आपका ए और सी लाई कर रहा है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने सर्किल कंप्लीट कर लिया है। एक बार मैं रिकॉल करा दूँ, मेरे को याद दिलाओ क्या क्या पढ़े हैं आज। और सर्किल की हमने ऑलरेडी थ्योरी पार्ट अपलोड कर रखी है, तो जिन बच्चों को थ्योरी में दिक्कत होती है उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे बारे में कंक्लूजन ड्रॉ करने से कि इनको कुछ नहीं आता पढ़ाने, आप उस क्लास को देख लीजिए, आपको आराम से हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट जो है ना वो 90 के ऊपर स्कोर किए थे। अभी जेईई मेन सितंबर का जो पेपर आया है उसमें 100 में 93 के ऊपर, मैथ में की बात कर रहा हूँ और किसी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। और यही हाल होने वाला है एडवांस में, लेकिन आपको सीरियसली पढ़ना होगा ना। अब हवा में कौवे की तरह पढ़ेंगे तो कौवे की तरह किसी को नोच आएंगे, है ना, तो वो काम नहीं करना है आपको पढ़ाई ही करनी है ना। और मेरे विश्वास को आप नहीं तोड़ेंगे, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर करेंगे। तो हमारा प्लान ये है दोस्तों, जैसे कई स्टूडेंट शेड्यूल करते रहते हैं, तो शेड्यूल ये है कि हम इसके बाद पैराबोला पढ़ाएंगे, फिर एलिप्स, फिर हाइपरबोला, फिर वेक्टर, फिर 3D। इसी सीक्वेंस में हम कैलकुलस में घुस जाएंगे, फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एओडी, उसके बाद इंडेफिनिट, डेफिनिट, एरिया अंडर कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। हम कोशिश करेंगे कि सबके 10 से 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन तक जरूर कराएं हर क्वेश्चन में। और उसके बाद हम जब अलजेब्रा में आएंगे तो सबसे पहले मैट्रिसेस, फिर प्रोबेबिलिटी, डिटर्मिनेंट, ये सब पढ़ाते हुए कॉम्प्लेक्स नंबर तो पहले ही कर चुके रहेंगे। फिर बायनोमियल सीक्वेंस सीरीज़, आपका बायनोमियल सीक्वेंस सीरीज को क्वाड्रेटिक्स, आपका जो भी है लॉगरिथम, सब कुछ कवर कराया जाएगा। तो यू डोंट वरी, आप जितना पढ़ रहे हैं उसको करते रहिए। और जेईई 2007 से लेकर 2019 तक के क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, नहीं करोगे तो बहुत मार मारेंगे, ध्यान रखना, करके आना, है ना। और काउंसलिंग की एकदम टेंशन मत लीजिए। कई तो मतलब पेरेंट्स के लिए बहाना भी ढूंढ लिए हैं अभी से। अभी क्या है, कॉलेज कर रहे हैं, और जब जेईई एडवांस का पेपर हो जाता है तो कहेंगे कि हम उस समय काउंसलिंग में बिजी थे ना, इसलिए हम एडवांस का पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाए। और फिर रोना रोएंगे कि यार सोल्यूशन देखने के बाद तो एडवांस का पेपर एकदम लल्लू पल्लू है, इसमें तो टॉप कर रहे थे हम। तो बेटा हम कहेंगे पहले एडवांस को फोड़ो, जो 27 सितंबर से ना और 5 अक्टूबर के बीच में जो टाइम है ना, एक हफ्ते, फिर चाय पे हम लोग चर्चा करेंगे और कैसे एडवांस को
और जेई मेन की काउंसलिंग देना है, कौन सा कॉलेज मिलेगा, सब के बारे में पढ़ेंगे। ये ध्यान रखना कि जेई मेन और एडवांस की काउंसलिंग एक साथ होगी। कई को लग रहा है कि एडवांस के पहले ही जेई मेन की सीट बुक हो जाएंगी, है ना, इसलिए दौड़ा दौड़ी कर रहे हैं सब। अबे पागल हो क्या, आराम से पढ़ाई पे आप लोग फोकस करिए। और जे एडवांस दोस्तों फोड़ के आओ, बहुत आसान एग्जाम होता है। कई तो प्रेशर में ही छोड़ देंगे पेपर, कई कह रहे हैं हम तो नर्वस हो गए, हम तो 2 वर्षीय योजना की प्लानिंग कर चुके हैं। लग रहा है पंचवर्षीय योजना नहीं है, नहीं तो पता चला पंचवर्षीय योजना की ये लोग प्लानिंग कर लेते हैं। वो काम आपको नहीं करना है, आपको एडवांस देना है और हैप्पी रहना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और इंगेज रहिए, है ना। तो जल्दी ही मिलते हैं पैराबोला में। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो हमारे 12th के स्टूडेंट हैं वो बार बार परेशान हो रहे हैं, बार बार मैसेज कर रहे हैं, अरे भाई 12th वालों के लिए करेंगे, 27 सितंबर के बाद 12th ही तो है। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि आज हम डिफरेंशियबिलिटी का जो लेक्चर है उसको अपलोड कर दें। ये मेरी कोशिश देखिए कितना काम करती है। हैव ए ग्रेट डे, गुड लक।